ये तो है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे तो आप किसी न किसी की लाइन टो करेंगे। राइटर्स को बाकायदा कहा जाता है। देखिए आज मैं सच में कह रही हूँ इतने चीज़ें अचीव करने के बाद कि वाकई पैसा चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बेशक आपको डिग्री या डिप्लोमा मिल गया है, बट यू आर नॉट एक्टर। आप अभी 5 साल की इंटर्नशिप करें, मैं तो कहती हूँ 5 सालों वो डर सहम जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। है तो पीर की शाम, लेकिन गुफ्तगू ऐसे होगी जिस तरह इतवार की शाम हो। 1-2 साल पहले जामी जांडियों के घर पर हमारी मुलाकात हुई थी। वैसे भी हमारी वाबस्तगी एक ही इंस्टीट्यूशन से रही है कई साल। तो ये कई सालों से हम सोच रहे थे कि ये गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू कैसी होगी ये तो हमें भी नहीं पता। राइटर, अदाकार, डायरेक्टर, ऐसा लग रहा है कि पुराना पीटीवी का शो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कसम आप से। सबकी भरपूर तालियों में एक शाकार अदाकार समीना नज़ीर हमारे साथ। कैसी हैं आप? बिल्कुल, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये भी कहते हैं। नहीं है वो थोड़ा नहीं, आई मीन क्लीशेड बातें कह रही। हम वो अभी जब बात भी कर रहे थे कि जो टीवी पे आपको जाना चाहता है, मैंने भी जब कहा कि आप आ रही हैं तो आपका इतना काम है, इतने सालों का काम है। लाइक वो ARY वाला जो था बाबू की बहुएं, आए नहीं भैया, ऐसा नहीं था, बब्बन खाला की बेटियां। हाँ, पीपल डू नो यू फ्रॉम दैट। यस, दे डू। तो आप कैसे ये टीवी, जो थिएटर वाले होते हैं वो टीवी मजबूरी में करते हैं या वाकई कोई अच्छा टीवी भी हो रहा है? नहीं, वो काफ़ी डार्क कॉमेडी थी, डार्क ह्यूमर था। मतलब बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं घर में, और मेरे बेटे हैं तो उनके चक्कर चल रहे हैं। जो पहले एक कल्चर था हमारे यहाँ, बड़ा उसमें कल्चर है कि एक दूसरे को दूध मांगने चली गई कि चाय बना रही हूँ, दूध नहीं है, उधार मांग रहे हैं। इस तरह का एक रिश्ता जो पड़ोस में होता था, मुझे इसलिए वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। कैसे किया? ऐसे कि मैं हैदराबादी हूँ, तो जो डायरेक्टर और राइटर हैं उन्होंने मेरा एक हैदराबादी प्ले देखा था जो कैव गजनवी ने करवाया था, बनवट फेस्टिवल। गए हो तुम कभी? किसने लिखा है? नहीं, ये मंसूर अहमद खान जो मेरे बैचमेट भी थे नापा में, उन्होंने लिखा था, लिखवाया गया उनसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आई है बाज़ाब्ता बिग बैंग से कि आप एक्टिंग की ये डेट्स हैं। मैंने कहा मैं तो एक्टर ही नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन करती हूँ, लिखती हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं आपने आना है, और फिर यूँ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हम आपकी अगर बातें करें, अगर हम आपके अफसानों का जिक्र करें तो अक्सर ऐसी चीज़ें जो उर्दू अफसानों में हमें नहीं पाई जाती। हमें तो लगता है कि ये जब औरत मार्च में हमने झंडे देखे तो तब ऐसी ख़वातीन ईजाद हुई हैं। तो आप जिनका वास्ता उर्दू अफसानों से है, आपको इस्मत से जोड़ा जाता है कि आप ही इस्मत हैं। तो ऐसे अफसाने जिसमें बच्चे सुनना छोड़ दें, लेस्बियंस हैं, लेस्बियन इश्क के बारे में अफसाने भाई होती हैं। ये सारी चीज़ें हमेशा से हैं, सदियों से हैं। लेबल नहीं थे, अब लेबल लग गए हैं, अब उस पर सीरीज़ बन रही हैं तो लोगों के कान खड़े हुए हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें तो होती चली आई हैं। तो जब मैं आई हूँ पाकिस्तान, जब मैंने लिखने का इरादा किया तो मेरा यही था कि भाई मैं तो लिखूँगी जो दिल में आए, क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी में इतने कंप्रोमाइज़ हम लोग कर रहे हैं शहजाद, हर जगह कर रहे हैं, मतलब घर से लेके हर जगह। तो जब मैं लिखने बैठी तो मैंने कहा मुझे तो जो टैबू जो कहते हैं उसी पे लिखूंगी, जिस पे किसी ने नहीं लिखा। तो मैं लिख गई। अब सेटिंग अगर आप देखें तो वो बड़ी पुरानी World War II वगैरह की है कि 2 औरतें हैं, एक इधर से सताई जा रही है, एक इधर से सताई जा रही है, और जब दोनों मिलती हैं तो दे डोंट इवन नो कि ये क्या रिश्ता है या इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम भी है। और बस मैंने लिखी थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ लिख दी है, कसम से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, साइंस वगैरह का। तो ये लम्स गई है ये कहानी। वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुझे बुलाया गया। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ क्वियर कॉन्फ्रेंस में, मैं क्यों जा रही हूँ? तो वहाँ जब सबसे मुलाकात हुई, ये मैंने पढ़ा, तो यानी कि ये फिर वंडर्स हो गए इसके, ये फिर रुकी नहीं ये कहानी। तो अफसाने का जो एक फॉर्म है जो हम स्कूलों में भी पढ़ा, ओल्ड स्कूल, ज़रा एक तकियानूसी ख्याल के साथ, तो जिस तरह आपने लिखा है वो प्रीटी मच उसी ट्रेडिशन का हिस्सा है। अगर हम पढ़ें तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार किसी ऐसे इंसान ने लिखा है जो उस
ट्रेडिशन से वाबस्तगी नहीं रखता, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो पढ़ा हुआ है, उसी ट्रेडिशन का हिस्सा है, पर उसमें कुछ थीम्स ऐसी जो शायद नहीं एक्सप्लोर हुई। तो क्या ये वजह है कहना, या जिस तरह अंग्रेजी लिटरेचर में भी अब जो ये क्वियर लेंस से देखा जा रहा है, तो फिर कहा जाता है कि कई जो दोस्तियां थी वो हिस्टोरिकली फिक्शन में दोस्तियां नहीं थी। अब हमारा भी जो एक सूफी कल्चर है, अब उसमें भी लोग हर तरह की बातें करते हैं कि शम्स और तबरेज़ दोस्त थे, नहीं थे, क्या थे। तो जहाँ तक उर्दू अफसानों का ताल्लुक है, मेरी इसमें काफ़ी कम इल्मी है, क्या कुछ इस तरह की लेटेंट बातें रही हैं स्पेशली फेमिनिस्ट लिटरेचर में और हमने समझी नहीं है, या वाकई आपने जो किया है वो एक अलग थीम है जो अब तक नहीं एक्सप्लोर हुई उर्दू अफसानों में? अभी जैसे मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ सोच समझ कर तो लिखा नहीं था, एक किरदार आ गया था कल्लो। अब कल्लो के साथ क्या हो रहा है, वो जो कहानी जो भी पढ़ता है उसको समझ में आता है। लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे जाकर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब मैंने नापा से ग्रेजुएट किया तो डॉक्टर अनवर सज्जाद टीचर थे, और उनका वो भी बड़ा एब्सर्ड लिखते थे, बहुत एब्सर्डिज्म पर ही उनका काम है। उनकी भी चीज़ें कम ही समझ में आती थी लिखी हुई, लेकिन जो पढ़ाते थे वो तो बहुत बहुत उन्होंने काम की चीज़ें पढ़ाई। तो जब मैं बुक स्टोर्स गई कि चलो, मैं पाकिस्तान से 18 साल बाद लौटी हूँ पाकिस्तान, तो कुछ तो यहाँ पर आया होगा लिटरेचर, लोकल लोगों ने कुछ लिखा होगा, तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो रान पामुक ने कहीं कहा है कि आपको जब जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं वो नहीं मिलती तो आप लिख लें, शायद ऐसा कहीं कहा है। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ लिखना चाहिए, जो मेरे अंदर इतना कुछ स्टोर हो चुका था। बाकी रही इस बैकग्राउंड की बात, तो इससे पहले मैंने एक कहानी लिखी है रज्जो पहली। वो तो बहुत ही फहश किस्म की कहानी है देखा जाए तो, लेकिन नहीं, ऐसी नहीं है, बड़ी क्लासिक की उर्दू है। वो भी मैंने बनवट फेस्टिवल के लिखी, तो मुझे मज़ा आया। एक तरह से मैंने रिक्रिएट किया वो दौर। वो कहानी भी ऐसे ही है कि जब गाड़ियाँ नहीं थीं और अंग्रेज़ थे उस ज़माने में, वो सेटिंग हुई है उसकी। तो वो लिखकर कुछ ही दिन हुए थे, तो जब मैंने कल्लो लिखने बैठा तो मैंने कहा इसको मैं उसी दौर में सेट करती हूँ। जब मैंने उसे सेट किया तो फिर जाहिर है सेटिंग में हर चीज़ उसके मुताबिक ही चलती है। तो ये है, जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो ये आप ही की सोच उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ तो इस पर थॉट, बिकॉज रज्जो का भी आपने जिक्र किया, उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो एक थीम है बड़ा, जो पाकिस्तान में लफ्ज यूज होता है, बड़े बोल्ड तरीके से हेड ऑन लिया गया है। और पहली ही लाइन उसकी कुछ इसी तरह की है ना कि वो निकालो हरामजादी को, निकालो हरामजादी को। तो वो आप ऑलरेडी एक चौंक जाते हैं कि उर्दू में कैसे लिखा भाई क्या है ये, गालियां तो हम घरों में आम सुनते थे, ये अब कुछ ज़्यादा हो गया है, हुश 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 कर रहे लोग। गालियां तो आम दी जाती थी, मोहल्लों में भी, घरों में भी, बूढ़ियाँ देती थी, दादियाँ, फूफियाँ। मेरी फूफियाँ तो ऐसी ऐसी गालियाँ देती थी हैदराबादी वाली के बस। कोई 4-5 सुना कोई कोई अपनी फेवरेट? हाँ, माठी मिले बहुत होता था। माठी मिले मतलब मिट्टी में मिलो, और तो भाड़ खाओ होता है, मतलब भाड़ खाने वाला जो इज इक्वल टू बड़वा वगैरह वगैरह। और भी मतलब कमीनी, कुत्ती, हरामजादी, और धेड़ एक जात होती थी शायद बहुत पुरानी, तो धेड़ कहा जाता था, और यू नेम इट, बहुत सारी गालियाँ होती थी। लोग के गाली देने का मजा तो पंजाबी में ही है। तो बाहर खाओ का अगर ये मतलब है, बाहर खाओ, तो ये तो इतना तहजीब, हाँ जरा सही होती थी, बड़े बाहर खाओ थे। और अगर पंजाबी में होता तो आप सोच सकती हैं कि सही बात है, कितना खूबसूरत एक लफ्ज होता है। अच्छा, मैं पढ़ती तो ज़ाहिर थी अपना अदब, तो इस्मत की जो लिहाफ पढ़ के मैंने छोड़ी थी, आई थिंक 9वीं क्लास में होंगी मैं। मंटो थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक ठाक ही पढ़ लिया था। मुझे उसके बाद कुछ नहीं मिला। अब ये और बात है कि मैं क्यों खोज रही थी ये मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा ना, मैं आम जिंदगी में भी ज़रा हट के चीज़ें करती हूँ, तो वो रन ऑफ मिल काम तो मैं नहीं लिख सकती थी। अब लिखना का क्राफ्ट आ गया था नापा के बाद। वालिद भी शायर थे, कुछ उधर से भी गुट्ठी में ही पढ़ा हुआ था, और मुशायरे वगैरह देखते ही आए थे। घर में चलन था उर्दू अदब का बहुत ज़्यादा। तो जब मैं लिखने बैठी तो मैंने कहा मैं वो चीज़ें तो नहीं लिखूंगी जो डाइजेस्टों में होती हैं, या ये एक अच्छा सा हैंडसम सा बंदा आया और नहीं हुआ, वो मुझे नहीं हो सकता था। तब मैंने जो है ये किरदार मुझे मिला, और किरदार की मैंने वहाँ सेटिंग की। तो अब अनोखी चीज़, 2 औरतें जब एक घर में हैं तो क्या हो सकता है, यही में हो सकता था। और कलम, हाँ, तो बस ये चीज़ बनी, कल्लो वजूद में आई। अब ये अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुकी है, और अगले महीने हैशिट इंडिया से शाया हो रही है। तो ये थोड़ा एक
बड़ा काम हुआ है जी। अच्छे वक्तों में इंडिया से करवा लिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, ट्रस्ट मी, वरना शायद अच्छे वक्तों रह में जाती। हो हाँ, गया ये। मैंने भी, आप जो कह रही हैं कि जो अब ये कहानी वाइडर ऑडियंस पर जाएगी, रीडर्स पर जाएगी, उनके हाथों में जाएगी, तो देखते हैं। मैंने भी यही सोच के किताब लिखी थी कि जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं और कोई नहीं लिख रहा तो आप ही लिख लो। और बड़ी मेरी अच्छी गुफ्तगू इंडिया में हो चुकी थी, लेकिन फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद तो रिप्लाई आना बंद हो गए ना, मुझे तो खास कर तो यू मस्ट बी जेलस देन। खास कर मेरे रिप्लाई हाँ, आना। मुझे भी यही, मेरी जान अटकी हुई थी कि अब नहीं होगी, अब एक मेल आ जाएगी, लेकिन शुक्र है। आपने अभी इसमत का जिक्र किया, अगर हम उर्दू लिटरेचर देखें तो मैं अगेन काफ़ी बातें करूँगा जो मेरा बहुत ही बस ये लिटरेचर फेस्टिवल पे लोगों को सुनकर थोड़ा बहुत ओपिनियन बना है, कुछ मैंने खुद नहीं इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ, बट जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है तो दो स्टैंड्स मिलते हैं कि एक कुछ लिटरेचर है जो अपने वक्त के लिए भी और शायद आज के लिए भी फेमिनिस्ट कंसिडर किया जाएगा। आई नो आपको लेबल्स इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन ब्रॉडर एक डेफिनेशन में उसको एक फेमिनिस्ट कंसिडर किया जाएगा, या चले कहें स्टेटस को चैलेंज थोड़ा कर रहे हैं। और एक वो है जो काफ़ी बिकता भी है, काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो हमारी सोसाइटी की पेट्रियार्की है, मिसोजिनी है, उसको ही रीइंफोर्स करता रहता है। तो आप कैसे देखती हैं इन दो स्टैंड्स को, या मेरी जो एक बाहर से ऑब्जर्वेशन है क्या ये सही है? नहीं, लिटरेचर को ऐसे फेमिनिस्ट और नॉन फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट खानों में ना ही बांटें तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमारी आर्ट्स काउंसिल की लाइब्रेरी में भी मैंने देखा कि उन्होंने ख़वातीन अदीब करके ना एक शेल्फ बना दी है, उसमें मेरी हैं और काफ़ी औरतों की। मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये क्यों किया है। एनीवेज, उस पर आते हैं वापस। अगर हम ये एक मोटी लाइन दरमियान में खींच देंगे ना, तो हम किरदारों के बारे में भी नैरो माइंडेड होना शुरू हो जाएंगे, एज ए राइटर, एज एन ऑथर, एज ए रीडर, एज ए व्यूअर, क्योंकि नावलों से भी बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं स्क्रीन के। तो ये ना मेरी ये सोच है। अलबत्ता कल्लो पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं किताबें ख़रीद कर, उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा बायस औरतों की तरफ दिखता है ये पढ़ने के बाद, क्योंकि आपने ज़्यादातर, ऐसे भी नहीं, मजबूर भी नहीं है, लेकिन आपने औरतों को ग्लोरीफाई किया है इसमें। क्योंकि अगर आप नोट करें तो इसमें 6 अफसाने, 6 के नाम औरतों पर हैं। बी अम्मा हैं जो ख़ुद मेरी फूफी थी, बाजी हैं, और अन्ना जी हैं, मिस रज़िया हैं जो जैसे पाकिस्तान की हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल्स हुआ करती थी, उनके ऊपर है कहानी, मार्टिन क्वार्टर में सेट है। और ये रज्जो है और कल्लो है। तो मैंने कहा ये बात नहीं है, दिल में तो आया कि कह दूं कि आप लिख लेते फिर मर्दों के ऊपर, आपने तो नहीं लिखी, जो मैंने लिखा है लेकिन मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि हो सकता है कि मैंने ऐसे मर्द को कहीं जालिम भी नहीं पेश किया। मैं इसका बिल्कुल इस पर मैं बजीद हूँ कि मैंने मर्दों को कहीं विलन भी नहीं साबित किया। फिर अभी जो मेरी ताज़ा किताब आई है जाजू भैया, उसका टाइटल भी मर्द पर है, और वो जो 2 से 3 कहानियाँ उसमें ऐसी हैं कि आप सोचेंगे कि भाई फेमिनिस्ट वगैरह क्या होती है, ये बंदा बस हमारे सामने आ जाए और हम इसे दिल से लगा लें। औरतें उसमें थोड़ी सी जल्लाद भी नहीं है, ग्रे ही हैं वो भी। तो मैं वाकई में कायल नहीं हूँ बिल्कुल भी जेंडरिज्म की। एज अ राइटर तो जो एक अच्छा अफसाना लिखना चाहता है, किताब लिखना चाहता है, वो तो कभी इस तरह से नहीं सोचेगा। अभी हम शुरू करने से पहले पॉडकास्ट धुरंधर डिस्कस कर रहे थे, उसको आप प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो एक ख़ास सोच दिखाने के लिए लिखा गया है। हाँ। तो लिटरेचर कहने को तो फिल्म धुरंधर भी है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि वो प्रोपेगेंडा है। तो तारीखी तौर पर इस तरह हर आर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो लिटरेचर जो फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर लिखा गया है, जो एक एक्सप्लोरेशन के लिए लिखा गया है, जो कैरेक्टर को एक्सप्लोर करता है, 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन खलीलुर रहमान कमर भी तो लिख रहे हैं ना। बट ये सच है कि तो खलीलुर रहमान कमर कोई 2000 की पैदाइश तो नहीं है, 2025 की पैदाइश तो नहीं है। तो तारीखी तौर पर वो लिटरेचर हो, वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो फिल्म हो, किताबें इस तरह लिखी गई हैं जो एक तरह की सोच को फ़रोग़ देने के लिए ख़ास कर लिखी गई हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि वो अफसाने हैं। हाँ, यहाँ तो मैं एग्री करती हूँ। मैंने कहा मैं नहीं इस तरह सोचती। मेरे लिए अगर कोई ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो औरत भी हो सकती है, करती हैं,
एक्सप्लॉइट करती हैं, सिचुएशन मैनिपुलेट करती हैं, धोखा देती हैं, बेवफा भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि औरत हर वक्त हमदर्दी के लायक हो, तो ये बिल्कुल है। खलील रहमान की कमर की कामयाबी का मैं राज बताऊँ, वो ये है, मिसोजिनी तो वो है ही उनकी गुट्ठी में, लेकिन ही नोज़ द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर किसी को आता है ना, तो वो अपने व्यूअर और रीडर को कहीं भी हाँक सकता है। अब ये आप अग्री नहीं करते, आपको उनके ख्यालात अच्छे नहीं लगते, मैं भी नहीं कोई पसंद करती, बिल्कुल नहीं करती। क्राफ्ट से भी नहीं एग्री करता मैं, जाहिर बात है, मैं उनका बहुत ज़्यादा काम ना देखा हुआ है ना सुना हुआ है, बट यही जब वो फेमस हो गए थे तो जिनके नए ड्रामे शामे हैं, अब कहने को तो क्राफ्ट आदित्य धार का भी बहुत अच्छा है, धुरंधर का कि यार 2000 करोड़ तुमने कर लिया, बट एज अ फिल्म स्टूडेंट मैंने वो देखी, वो फिल्म के जो कवानीन होने चाहिए कि यार स्टोरी किस तरह से फॉलो होगी, हजार मसले हैं उसके, उसमें मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। जस्ट बिकॉज उसने क्राफ्ट कर लिया है या वो पॉपुलर है, सो इवन एज अ राइटर माई सेल्फ, खलील की जो पॉपुलैरिटी है या जो चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं वो आते हैं बड़े भारी डायलॉग आ जाते हैं, बट वो अक्सर जिस तरह आपकी किताबों में भी लोग नॉर्मल बात करते हैं, आई कैन इमेजिन मेरी नानी बात कर रही है, मेरी दादी बात कर रही हैं, वो एक 6 साल का बच्चा हो, वो एक प्रोटैगनिस्ट हुमायूं सईद हो, वो कोई रैंडम डॉक्टर हो, वो ऐसा भारी शेर दे देगा कि आई एम लाइक, ये क्यों 6 साल के बच्चे को पता था कि एक बाप का किरदार तो आपने, तो क्यों बच्चा बोल रहा है भाई ये? तो क्राफ्ट में मैं क्या मिस कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि खलील का क्राफ्ट अच्छा है? अच्छा, मैं क्राफ्ट के, हाँ, जो शुरू के उनके प्रोजेक्ट्स थे ना वो उम्दा थे। जैसे आई डोंट नो किसी ने देखा है ना, बंटी आई लव यू उन्होंने लिखा था, उसमें सबा कमर थी और एक 15 साल छोटा लड़का है जिससे उसको प्यार है तो घर में ला के रख लेती है। भाई ऐसे ऐसे काम हुए हैं पहले, वो उम्दा था। और मैं लंडा बाज़ार मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं सुनती हूँ कि वो अच्छा था। मेरे पास तुम हो तक उनका अब वो आई थिंक ही लॉस्ट इट। अब जो मंटो खास कर गया वो तो इंतहाई भोंडा, इंतहाई बिखरा हुआ, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कहीं की ईंट कहीं का चौबारा जो कहते हैं ना। अब बिला वजह हर शख्स खड़े होकर डायलॉग बोल रहा, तो अब मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अब जो अगर आप मिसाल किसी की भी दें तो वो बेकार है, पुरानों में वो क्या, अपना वक्त देख चुके हैं। क्या उनको मतलब व्हाट एम आई मिसिंग कि उनके क्राफ्ट में यार ये चीज़, यार किरदार बनाता है वो शख्स, जैसे मेरे पास तुम हो, 3 से 4 किरदार हैं उसमें, और वो कहानी भी इंडिया की शायद चुराई हुई है ना। हाँ, वो कहानी चुराई हुई है, लेकिन वो किरदार जब खड़े हैं और बोल रहे हैं तो काफ़ी वो मकबूल हुआ है। दूसरी बात ये देखें, हमारे जो सोसाइटी है, अब ये बड़े बड़े अल्फाज आ गए, मिसोजिनी और वगैरह वगैरह, ठीक है, इनको अल्फाज को, लेबल्स को फिर हटा दें। अभी मैंने परसों एक स्टोरी भी लगाई थी कि हमारे यहाँ इंडियन माशरे में और पाकिस्तानी माशरे में तरक्की याफ्ता औरत को कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, औरत भी बर्दाश्त नहीं करती, औरत भी नहीं करती। पहला ये दिमाग में ख्याल आता है कि 2 नंबर कुछ किया होगा, सोई होगी, या ये किया होगा, वो किया होगा, ठीक है ना। सो इससे यहाँ ये पहुँच गई है। तो उनके अंदर जो उनकी हसरतें होती हैं ना, जो वो नहीं कर सके, जो वो करना चाहते थे, तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिलके भी उनके क्राफ्ट को या उनके कंटेंट को कामयाब करवा देते हैं। तो इस तरह से वो बड़े मकबूल, मुझे अब भी उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनसे भी बुरा बुरा काम लिखा जा रहा है और देखा जा रहा है और हिट हुआ जा रहा है और बेइंतहा कमा रहे हैं, राइटर्स भी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सभी। तो उस बेचारे पे क्या हम लेके बैठ जाएं। इज नॉट यूनिक इन दैट, मतलब हाँ, जिस तरह आप कह रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मर्द बुरे होते हैं औरतें अच्छी होती हैं, तो एक बेसिक तरीका है देखने का, लेकिन क्योंकि हसरतें जिनकी या तो रह गई या जिनके स्केलेटन्स हैं इन द क्लोजेट जी, वो हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर लेट्स से हरासमेंट पर ड्रामा बनता है तो हर ड्रामा ये बनेगा कि औरत झूठी थी, झूठी नाम का एक ड्रामा बना। इस तरह एक ही साथ जब मीटू हुआ, उन्होंने देखा सोसाइटी में पॉपुलर है, एक ही तरह के 3-4 ड्रामे बने। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं था, आप एक झूठी बना देते और 9 वो बना देते जिसमें वो सच होता, ठीक है, या आधे आधे भी बना देते। बट सारे ड्रामे अगर वही बन रहे हैं कि औरत झूठा इल्ज़ाम लगा रही है और औरत साइको है और मर्द बेचारा है, तो फिर समझ में आता है ना कि ये किसी मकसद से किया जा रहा है। ये तो है।
जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे तो आप किसी न किसी की लाइन टो करेंगे। राइटर्स को बाकायदा कहा जाता है कि हम अच्छे से चीज़ें लेकर जाते हैं। एज ए राइटर मैं बात कर रही हूँ कि जैसे लोग कहते हैं भाई उस पे बात क्यों नहीं करते, फलां पे, कि मैंने कहा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो फेंक दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो उन्हीं की जो लाइनें हैं, हम कहते हैं ये देखना चाहते हैं लोग, इसी पे लिख कर लाएं, थोड़ा बहुत अलग, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो राइटर्स बेचारे भी, मैं तो नहीं, खैर दूसरे घर चलाते हैं अपने स्क्रिप्ट्स राइटिंग से ही, तो बेचारे लिख रहे हैं। आपकी क्या राय है? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन हेड से भी बातें हुई है, लाइक लोग ये देखना चाहते हैं, हम लाइक आप दिखा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। आपकी क्या राय है? अब तो ये वाइस वर्सा हो गया। पहले मैं भी अड़ती थी कि नहीं लोग ये देखना नहीं चाह रहे, लेकिन मैं कहूँगी कि लोग यही देखना चाह रहे हैं। ये रीसेंट मिसाल ले लें, बीगुल ने एक सीरीज लिखी, एक और पाकीज़ा, चला तो नहीं, काफ़ी चला। हाँ हाँ, मगर वो रेटिंग नहीं है जो बाकी, मैं नाम नहीं लूँगी, बाकी प्रोजेक्ट्स की 8 PM स्लॉट पे आई है। तो काशिफ निसार ये या कशिफ फाउंडेशन जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं तो कोई चैनल ही नहीं लेता। पहले तो चैनल कहता हम क्यों इसको खरीद, वो तो इन्होंने सारा पेड था तो चला दिया, जियो ने चलाया, जो कि मुझे तो इतना पसंद है। तो देखिए यहाँ पर आपकी वो हो गई है, टेस्ट हो गया। ऑडियंस डिडंट, बिकॉज द गर्ल वाज नॉट वेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप। सहर खान ने कहीं मेकअप ही नहीं किया पूरे शो में, बहुत बुनियादी कहीं कर लिया हो तो कर लिया हो, पफिंग वगैरह, तो कम देखा गया है। आई डोंट नो, लोग ऐसे इतनी सच्चाई से का शायद सामना नहीं करना चाहते। वही वाली बात है, उनको एस्केप चाहिए कि वो लड़का जो है वो महंगी गाड़ी जो है वो जला रहा है और उसके प्यार में वो आई एम सॉरी लेके खड़ा हुआ है। आई डोंट नो, लोग भी ऐसे हो गए शहजाद, हमें मान लेना चाहिए। माशरा एक जो है डिक्लाइन कहते हैं, नोज डिक्लाइन पर है, बिल्कुल है। अब आप गैजेट्स को इल्ज़ाम दें, आप AI को इल्ज़ाम दें, नॉट रीडिंग बुक्स को इल्ज़ाम, वॉट एवर, जो हमारा तालीम, बहुत सारे हैं, तो माशरा ओवरऑल उसकी तवज्जो हट गई है। अब वो PTV का दौर नहीं है, हम बिठा के उनको अच्छे अच्छे और कामयाब चीज़ें दिखाएं, अदबी चीज़ें दिखाएं। अब ऐसा फेलियर है वो। स्लाइटली डिसएग्री, माशरा तो ज़ाहिरी बात है। अब ये फिर एक लंबी डिबेट है कि पहले भी कितना ख़राब था, लेकिन ओवरऑल फेयर है कहना कि माशरा ख़राब हो चुका है। कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सबा एवेन्यू पे, एक इमाम बारगाह है, वो किसी ने गाड़ी हाँ स्पीड में आया, हाँ हाँ, उस पे कमेंट्स थे कि सही किया। अब आप, ये मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब अगर आप इतने जहनी मरीज हो चुके हैं कि आप लोगों को मरते हुए देखते हैं और आप अपने नाम के साथ पब्लिकली कंफर्टेबल हैं ये कमेंट करने में कि मैं ड्राइवर के साथ हूँ, होप द ड्राइवर इज, ये सबसे पॉपुलर कमेंट ये था, होप द ड्राइवर इज ओके। तो कहीं ना कहीं हमें एक जहनी मर्ज इस माशरे में आ चुका है, एक जहालत का जो लेवल है वो अल्लाह माफ़ करे क्या है। लेकिन जो एस्केपिज्म वाली भी बात है, अब वो फ़हद और हानिया का मेरे ख्याल से हाल ही तारीख में सबसे पॉपुलर रहा है। ठीक है, उसमें कोई जिस तरह हम कह रहे हैं कि बड़े कोई वोक प्रोग्रेसिव, बट एक फन अच्छा शो जिसमें कोई कभी मैं कभी, हाँ वही मेरे ख्याल से हाल ही दौर में तो सबसे पॉपुलर रहा है। उसमें कोई ये मिसोजिनी और ये वो नहीं थे। इनफैक्ट हानिया वो सपोर्टिंग फ़हद, सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो वो रहा है। दूसरा शाहजेब ने जो लिखा, हाँ, वो केस भी नंबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो कहीं ना कहीं सिर्फ स्टोरी तो नहीं, उसकी पैकेजिंग क्या है, कहीं लिखने में बनाने में 19-20 हो सकता है, कहीं ना कहीं जो चैनल जिस तरह से उसको बेच रहा है, जिस तरह से उसको पैकेज कर रहा है, अगर पेड फॉर होता है तो चैनल भी लेजी हो जाता है। हाँ, बट शाहजेब का बहुत चला, फहद और हानिया वन डिड रियली वेल विदाउट एनी ऑफ दिस नॉनसेंस ऑफ कार बर्निंग। एक्चुअली ये लोग करते क्या है, साल के फ़र्ज़ कीजिए 8 प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, 8 में से 7 रन ऑफ मिल होंगे घिसे पिटे, नई कास्ट के साथ, नए शशकों के साथ, लेकिन एक वो कोई अच्छा पैरेलल सिनेमा टाइप बना देते हैं थोड़ा सा रखने के लिए, अवार्ड्स में नॉमिनेट करने के लिए। तो ये सारी राय भाई मेरी एज ए व्यूअर है, वरना मैं कोई ऐसी जुड़ी भी नहीं हूँ ड्रामा इंडस्ट्री से, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। हाँ, तो आपकी राय, तो हम क्यों बात कर रहे हैं इस पर इतनी, थोड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि मैं तो बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं बात करना चाह रही, लेकिन एक और परवरिश जो था, हाँ, उस पे कर सकते हैं ने, अब वो कितना अच्छा उन्होंने बनाया
और वो कितना चला डिस्पाइट, आई थिंक उसमें तो कोई बड़ा स्टार भी नहीं था, सारे नए लोग थे, इंट्रोड्यूस हो गए बल्कि उसमें समर वगैरह स्टार्स ऐना। बन गए। हाँ जी। तो अब वो देखें, वो एक बनाया उन्होंने, एक अलग बनाया, नापा के लोगों ने ही बनाया। लेकिन आप ये देखें, नापा के लोगों ने बनाया, मीसम ने डायरेक्ट किया, लेकिन अपनी बात कहने के लिए आपको पहले उनकी बात सुननी भी पड़ती है। तो मीसम ने 2 प्रोजेक्ट पहले बनाए हैं, कोई मेरी बेटियां बनाया जो कि आम सा सोप था, फिर दूसरे में मैं थी मायरी जिसमें कज़न मैरिज पे था, वो भी ठीक था, इतना बड़ा उसने स्टैंड नहीं लिया था। तो थोड़ा सा आपको पहले सुननी भी पड़ती है। हाँ, जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं वो सांचा सरमद खूसट ने बनाया हम सफ़र में, जो आज तक सांचा फॉलो हो रहा है। तो आप सरमद खूसट का सारा काम देखें पोस्ट हम सफ़र जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि वो उसमें बैठता नहीं है, जो सारा उसका काम है। हाँ, हम सफ़र क्यों बना रहे हैं, लाइक, बट दैट इज वेयर सरमद बिकेम सरमद, एंड देन वंस ही हैड दैट कैशे, उन्होंने वो कैशे कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, एक पूरा अपना स्टूडियो खड़ा कर दिया है। और सरमद को इतनी ऑफर्स थी राइट आफ्टर हमसफ़र, कोई 5 साल तक सब चैनल पीछे, मतलब चेक ले लेके पीछे पड़ रहे थे कि ये कर दो, ये डायरेक्ट कर दो, ये कर दो, ये कर दो, उसने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ओज अ लॉट टू हमसफ़र, क्योंकि जो ड्रामों की पॉपुलैरिटी है वो बनी ही हमसफ़र से। आई थिंक हमसफ़र वाज द फर्स्ट टाइम वेयर वाज लाइक दुकानें बंद कर दो, हमसफ़र के एपिसोड आए, लाइक लिटरली इस तरह का माहौल था। ऐसे ही। तो लेकिन शहजाद जैसा भी है, अब मैं कहती हूँ कि इन्होंने एक स्टेबल और ड्रामा इंडस्ट्री को स्टेबल तो कर दिया है। कई मतलब लाखों लोगों के मैं कहती हूँ चेक्स जाते होंगे कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में, छोटों में। और एक अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास की भी औरत को देखें जो घर बैठी है, उसको पास कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी, वो उसके बाद इतने भी नहीं होते सिनेमा जा सके, कल्चर भी खैर सिनेमा का ख़त्म होता जा रहा है वगैरह। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा काम हो रहा है, उसको घर बैठे एक एंटरटेनमेंट मिल रही है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरी हो, साफ़ सुथरी तो होती है। Again, I don't watch dramas, but from the outside, जो लोग commentators वगैरह होते हैं, themes भी अब बेहतर हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल हुई हैं। couple of years, जी जी। themes को मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, जब लोग गालियाँ दे रहे होते हैं ना, हाँ, ये क्या कल्चर दिखा रहे हैं हमारे शो में, जिस तरह कल लोग बहुत लड़के गालियाँ दे रहे थे। शहजाद नवाज अपनी बीवी से बात कर रहे थे एंड ही सेड के मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, हाँ, डॉक्टर बहू में दूंगा या समथिंग, एंड देन शी वाज लाइक परमिशन, परमिशन का क्या मतलब है। और लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी कि बीवी को परमिशन देगा ना, परमिशन बगैर कैसे कर सकती है। यार अब कमेंट्स की बात कर रहे हो, सबसे घटिया कमेंट मैंने खैर पढ़े नहीं, मेरे कान तक मैं कभी नहीं पढ़ती कमेंट्स। अभी जो औरंगी टाउन में हुआ, जो बड़े मियाँ ने बड़ी बी को कत्ल किया, खैर वो लेटर ऑन निकला कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे, ये पता चला आपको? हाँ, ये कहाँ से निकला क्या कि बेटे इन्वॉल्व थे कत्ल में? हाँ, ये आई है, बट उड़ती आई है, ज़ेरे हिरासत हैं, कुछ हैं। बहरहाल वो तो मैं आगे, जिस दिन कत्ल हुआ उसमें कमेंट्स यही थे। तो वो बड़े मियाँ क्या करते, क्या वो जिना करते? अगर उन्होंने बीवी से मांगा है तो क्या बुरा मांगा, मतलब उसके बदले में आप मार दो। अगर अभी हम वहीं तक रहते हैं कि बेटे इन्वॉल्व नहीं है, तो कहाँ जा रहा है हमारा माशरा? अल्लाह माफ़ करे हमारा माशरा, हमारे माशरे पे हम तो पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, उसको छोड़ते हैं। एज समबडी जिसका मेरा थोड़ा ना उर्दू ट्रेडिशन से कम रहा है, मेरा इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा, पढ़ाई भी मेरी आपको पता है बाहर से ही हुई है, तो आप भी बाहर से पढ़ कर आई, पढ़ा रही थी, साइंस में आपकी वाबस्तगी थी। आई नो आपका फैमिली बैकग्राउंड हैदराबाद ढक्कन से है और आप लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन इतना इश्क जितना आपको आज उर्दू से मेरे ख्याल से शुरू में नहीं था। तो वो कैसे हुआ और क्या आपने पढ़ा जिससे आपको ये हुआ कि अब मैं इस तरफ अपनी ज़िंदगी लाना चाहती हूँ? अच्छा, बायोलॉजी की स्टूडेंट होने के नाते और वैसे भी मैं अब कीड़ों से माशरती कीड़ों तक जो कर रहा है। गुड, डीएनए पे बहुत ही यकीन है मेरा। आप कुछ कह लें, आप कुछ बनना चाहें, आप कितने भी डिनाइल में रहें,
एक वक्त है कि आपकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको ओवरकम करता है। हमने कई ऐसी कहानियाँ भी देखी हैं कि जैसे नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि मेरे बाप ने कभी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, अजान होती थी तो ये होता था, और बहुत सख्त थे, और सुना होगा आपने, और बेटों से औलाद से बात भी नहीं करते थे। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आप कैसे बाप हैं, क्या आप अब अपने बच्चों से बात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अजीब सी बात है कि मैं भी वैसा ही बन गया हूँ। और मैं ये सुन के हिल गई थी। मतलब कॉन्शियसली कोशिशों के बावजूद, तो ये क्या है? मुझे तो लगता है ये आपकी जीन्स हैं जो एक ख़ास वक्त पे ख़ास टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस में आप पर गालिब आ जाती हैं। तो खैर जाहिर है मेरा इंसान बर्बाद है, बुरा बाप बुरा बाप होना हमारी जीन नहीं, तो मैं बिल्कुल भी इसके लिए ज़रा भी पछतावा नहीं है कि मैंने अंग्रेज़ी तो छोड़ो, फ्रेंच सीखी है, फ्रेंच बोलती रही हूँ, अब भी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। Oui. Je m'appelle Shazad. Ok, d'accord. Je suis Samina. Je suis étudiant of French. Étudiant. Étudiant. नहीं, गालियाँ मत दें, गालियाँ तो ना। No, c'est pas गाली। तो लेकिन मुझे कहीं ये पता था कि ये मेरी ज़ुबान नहीं है। अमेरिकन्स को पढ़ा रही हूँ, कहीं मुझे पता था कि मैं इसमें नहीं कम्युनिकेट कर पा रही, मैं अंदर नहीं उतर पा रही। पता नहीं वो क्या था। वो सही कह रहे हो कि वो जो कीड़ा था एंटोमोलॉजी का, वो बाद में थिएटर के कीड़े में बदल गया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान लौटी 2008 में, तो मैंने बड़े पंगे लेके मैं वापस आई हूँ, क्योंकि सारे भाई शिकागो में वेल सेटल, मेरी कंफर्ट जोन था वहाँ आराम से। मुलाकात हुई, बड़े अरे हाँ बिल्कुल, इंसान बड़ा जी जी, बल्कि वो तो आपके मुझसे पहले से फ़ैन है। थैंक यू, इत्तेफाक की बात है। हाँ, तो मैं चाहती तो वहाँ आराम से रहती, बच्चा स्कूल जा रहा था, मुझे जॉब मिल गई थी। उससे पहले अफ्रीका में भी मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश स्कूल एक ही इंटरनेशनल स्कूल था जिसमें मुझे पहले एज साइंस टीचर फिर आर्ट टीचर, दोनों, बल्कि एक वक्त में तो दोनों पढ़ा रही थी। तो मुझे कॉन्शियसली पता भी नहीं था कि मुझे उर्दू की एक खलिश है। मुझे किताबों की कमी रहती थी, और यकीन माने कि किताबें उर्दू की नहीं मिलती थी। मेरे इंडियन दोस्त थे बहुत सारे, उनसे कहती थी तो वो कभी गुलजार की कोई इंग्लिश ला देते थे ट्रांसलेटेड, कभी कुछ, क्योंकि हम जिस ज़माने में थे तो कोई व्हाट्सएप नहीं, सेल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और इंडियन स्टोर्स भी नहीं थे अफ्रीका में। मैं बात कर रही हूँ 94 ऑनवर्ड्स, 94 से लेके 2000s तक हालात ऐसे थे। वो मुल्क दरअसल बंद था, वो बड़ा कम्युनिस्ट टाइप ऑफ मुल्क है, तो क्यूबा और इस तरह का था। तो कहीं से ट्रेडिंग उन्होंने बंद की हुई थी। वो कहते थे जो यहाँ उगता है आप लोगों ने यही खाना है। बता दें लोगों को, वेस्ट अफ्रीका में कौन से मुल्क में थे? गिनी, हाँ, कोनाक्री शहर में हम थे। तो अब वहाँ पर ना दाल मिले, ना बेसन मिले, ना कुछ और खाने की चीज़ें मिले जो हमारा खाना था। तो ये सारी महरूमियों में हम चल ही रहे थे। तो आई वॉज डन। मैंने कहा था भाई जैसे यहाँ का ख़त्म होगा। अच्छा, गए हम 1 साल के लिए थे। हम गए 94 में, तो पीछे 95 में MQM ने कुछ ऐसे हालात बना दिए कराची के, कोई फायरिंग शायरिंग हुई, तो घर वालों ने कहा मत आओ वापस, तुम लोग वहीं रह जाओ। हम तो सिर्फ 1 साल के लिए गए थे। 2 भोले भोले से मियाँ बीवी थे जिन्होंने एक लव मैरिज कर ली थी, और समझ ही नहीं आ रहा था हमें कैसे माशरे में खड़ा होना है। तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ फिर दोस्तियाँ हो गई, फिर एक्सप्लोर करते रहे, फिर कुछ पैसा भी जमा करते रहे, मकान वकान बना लिए, अमेरिका जाने लगे, भाइयों से मिलने लगे। मतलब ऐसा था कि अगर मैं पाकिस्तान नहीं आती तो मुझे किसी ने नहीं कहा, बल्कि लोगों ने डांटा, टोका और डराया कि तुम क्या एक बच्चे को लेकर, ज़रा वाज लाइक 6 or 7 years old, जो बेटा है मेरा, तो क्या लेकर जा रही हो उस जगह पर जहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि वहाँ नापा खुल गया है। मतलब मैं इतनी पागल, इतनी, वो होता है एक आपको जुनून ही कहीं लेकर जाता है, वरना तो मुझे आज थोड़ी बुलाते इंटरव्यू में। अगर मैं अमेरिका में रह जाती तो मेरे अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता। मुझे बुलाती, आप और आपके भाई मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हाँ, हम आपको टिकट भेज रहे हैं।
क्योंकि अब तो हम अमीर हो चुके हैं इतने साल यहाँ काम करके, आप हमारे पास आए तो फिर हम आकर यार वहाँ शिकागो की सड़कों में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं जाने मन, वहाँ का अमीर होना भी मैंने देख लिया। आपके पास मेरी डिग्री वहाँ कोई काम की ना होती तब, जब तक मैं कोई सर्टिफिकेशन ना करती, लाइसेंसिंग ना करती, ना तो मैं और जॉब्स कर रही होती। और मैं अफ्रीका में एक एक्सपेट्रिएट लाइफ गुजार के जा रही हूँ, मतलब विला में रह रही हूँ, मेरे 2 शोफेर हैं, बच्चे की जो है नैनी है, एक दिन की एक रात की। आप ये लाइफ गुजार रही थी ना, हाँ बाकी तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सक रहे थे जो आपके लिए काम कर रहे थे हाँ, बेचारे। तो अगर मैं पाकिस्तान से शायद सोचती तो शायद यूएस सेटल हो जाती, लेकिन जिसने अफ्रीका देखा हो तो वो तो फिर अमेरिका नहीं रुक सकता था, तो मैं नहीं। अच्छा, मैं अजीब घर ख़रीद चुकी थी, रह रही थी, सब कुछ मज़ा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा था, थोड़ी बहुत खलिश थी, उसको दबाए बैठी थी कि नहीं यार यही जगह सही है। अच्छा, मियाँ मेरे साथ नहीं आए थे, उन्होंने कहा भाई मैंने इतना यहाँ इन्वेस्ट कर लिया है लैंड में, वे तुम जाओ अमेरिका, फिर मैं देखता हूँ। तो वहाँ ऐसे में बस नापा का पता चला, वो भी यार वही मॉर्निंग शो देख रही थी। मैंने कहा यार ज़िया साहब हैं बैठे हैं, तलत साहब हैं, राहत साहब हैं, ये तो वो नाम है जो मैं मतलब PTV पे हसरत से देखती थी यूँ करके, तो मैं क्यों ना जाऊँ और पढ़ूँ, बस कमा लिया जो कमा लिया। और ये फैसला हुआ है विदिन 24 आवर्स। मैंने घर भाई को दिया, भाई ने रेंट आउट किया किसी को, फर्निश, टिकट हमने कटाए, और मैं ज़रिया को लेकर कराची। अगले 3 दिन में मेरा ऑडिशन था, और बस नेवर लुक बैक। तमाशा मूवी देखी आपने? हाँ बिल्कुल, मुझ पे बनाई गई है। तो इम्तियाज छाप लिया तूने? हाँ बिल्कुल। नहीं तो ये है, आप दीपिका को अफ्रीका छोड़कर आ गए। देखिए आज मैं सच में कह रही हूँ, इतने चीज़ें अचीव करने के बाद कि वाकई पैसा चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है करियर वाइज, तो फिर आप खसारे में हैं। तो मैं खुश हूँ। सारी दुनिया देखकर क्या थिएटर से बेहतर कोई चीज़ है? नहीं, ये देखिए ये एक और कीड़ा है, ये तो बहुत ही बर्बादी वाला कीड़ा है। मतलब मैं चाहूँ तो टीवी इंडस्ट्री में खमर खपूँ एज एन एक्टर, हर वक्त बैठी रहूँ, आए बेटी का रिश्ता नहीं आया और बेटी भिंडी की सब्जी बना लो, यही डायलॉग बोल रही होती माएँ कि हाँ तुम्हारी फुप्पू को ये, तो मैं नहीं, वो क्रैप नहीं कर सकती। फिर आप पॉडकास्ट पे जाकर भी बोल सकती हैं कि बहुओं को तमीज़ नहीं है। फिर दोनों तरफ से वायरल है। हाँ, तो उसमें भी बहुत पैसा है, नाम है, कामयाबी है। लेकिन मुझे याद आती है नापा की, मैं बात कर लेती हूँ एक और, कि जब तुमने बुरी बातें की है नापा की, लेकिन अच्छी कौन सी बुराई? नहीं, मतलब अफसोस भी हमने अभी भी किया है ऑफ द कैमरा, ऑफलाइन। हाँ, नहीं तो अच्छे दिन भी भूलने नहीं चाहिए। मैं तो जो बनी हूँ भाई, मैं हूँ फवाद, मीसम, साकिब खान, मोहसिन अली, बख्तावर मजहर, और अभी एक लंबी फहरिस्त है। हम सब तो नापा के शुक्रगुजार हैं। आई डोंट नो अबाउट देम, मैं तो हूँ। अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे कोई अकबर साहब का भी बड़ा काम अप्रिशिएट जी जी, हाँ आप लोग आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम लोग तो 10 सालों से अप्रिशिएट। बिल्कुल। तो ओरिएंटेशन जो थी उसमें ये सारे 12 जय्यद उलेमा बैठे हुए थे, राहत साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद, ज़िया साहब, और हमारी जो उस वक्त की डायरेक्टर थी सबा सईद, और खालिद अहमद वगैरह वगैरह, ये सब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जब उनकी बारी आई तो कहने लगे हम ओरिएंटेशन के लिए बैठे हैं, कैसे डिमोटिवेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि थिएटर में ना ही नाम है, ना दाम है, ना काम है, अभी वापस जाना है तो चले जाओ। और वाकई में कुछ लोग थे जो 1 हफ्ते में ही चले गए थे, कोई 15 दिन में भाग गया था। हाँ हाँ, तुमने कब पढ़ा है, किस बैच को? मैंने सुना था उन दिनों कुछ 15 में वापस आया हूँ तो 16 में मैंने आई थिंक शुरू कर दिया होगा, तो 16 से कोविड तक 20-21 तक हिस्ट्री ऑफ थिएटर पढ़ा है। ओके, सही सही। तो बस मैंने कहा यार दाम भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, बस करते हैं। अच्छा, मैं इतनी डम थी कि मैंने, पढ़ाने में भी कोई दाम हाँ, पढ़ाने में भी दाम नहीं है, लेकिन मज़ा आया होगा। नहीं, बहुत मुश्किल काम था। हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। एज अ सर्विस पढ़ाया था कि यार मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज वो ये है ना कि आपको नापा में लोग आते हैं, ठीक है ये बात तो सुन ली, लेकिन बनना शाहरुख खान ही है। हाँ, अब आप शेक्सपियर होते, हम क्यों पढ़ें शेक्सपियर, तो उनको ये पढ़ाना कि ग्रीक थिएटर पढ़ना ज़रूरी है, शेक्सपियर पढ़ना ज़रूरी है, तो वो एक बैटल है। हाँ, उनको कन्विंस करना कि भाई ये रास्ता ये है एक्टिंग का। और मैं
एक बहुत ही सड़ू टीचर हूँ, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। जो मुझे है पॉडकास्ट ना, में देखता है, सारी हंसी तुमने अपने इसके लिए ओ नहीं, रखी है, वक्फ मैं कर रखी है क्लास में तो स्टैंड अप के लिए। मैं आपको एक ऑफलाइन भी बताऊंगा कि मैं बच गया बस, बट क्लास में तो मैं एक जल्लाद। हाय, सो ऑल माय स्टूडेंट्स विल बी सरप्राइज्ड कि ये रियली, पॉडकास्ट या स्टैंड अप करता है। क्लास तो स्कूल में और नापा में, यूनिवर्सिटी, या जल्लाद टीचर। इसीलिए तो मैं कंटिन्यू नहीं किया दोबारा। नहीं, नापा तो बेचारे उन्होंने तो काफी कोशिश कहा की। था, हाँ हाँ अच्छा, हाँ। तो फिर और कहीं नहीं पढ़ाया हबीब वगैरह में? नहीं, मैंने नापा वाज द लास्ट थिंग आई लेफ्ट। हम्म, पहले मैं लाइसियम में था, पहले मैंने वो छोड़ा, फिर मैं केजीएस में पढ़ा रहा था, फिर मैं वो छोड़ा, मैं सीबीएम में पढ़ा रहा था, फिर ये वर्कशॉप्स वगैरह तो बड़े स्कूलों में मैंने करवाई है। बट नापा वाज द लास्ट थिंग आई लेफ्ट बिकॉज आई स्टिल हैड दैट कि यार गिव बैक टू द कम्युनिटी टाइप फीलिंग एक थी। अच्छा, प्रैक्टिकल थिएटर करने का कभी नहीं सोचा तुमने? बहुत सोचा मैंने यार, बट वो तुम्हारा अन्नपूर्णा में, अन्नपूर्णा ही है ना, हाँ, वो वो पढ़ा है अभी, हाँ, कोई किया भी किसी ने? हाँ, किसी ने बगैर परमिशन के। मैंने सोचा तो था हाँ कि हाँ, मैं नहीं थोड़ी तमीज सिखाऊं लोगों कान को, खींचने चाहिए थे, दे शुड लर्न। लेकिन लोग बाज नहीं आते। वही प्रॉब्लम है कि आप 3 महीने लगाओ, फिर पुटअप करो, फिर कोई टिकटें भी ना गुजारा भी नहीं होता, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हो। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं 3 महीने अपनी जिंदगी के साइड पे रखूं, वो मार देती है। तो आपसे जो मैंने ये सवाल भी पूछा था कि थिएटर से बेहतर कुछ, मेरे लिए भी थिएटर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया छोड़ के 3 महीने किसी चीज़ को देना अब मुमकिन नहीं है। हाँ नहीं, वो 3 दिन नहीं दिए जाते मुझसे। तो मैं खुद भी काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि ये कैसे किया जाए काम, पर बहुत मुश्किल है। भाई हम तो डटे हुए हैं, हम तो कर रहे हैं। हाँ, आपने अफ्रीका में गरीबों को एक्सप्लॉइट करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया ना। वो कब तक चलता? वो नहीं चल रहा, अब इसी से कमा रही हूँ। कॉलोनाइजर्स की तरह, वो जिस तरह मूवीज में नहीं आता, वो 4 बेचारे आम लोग यूं, वो ये थी और चाबुक मार रहे हैं उनको। जी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। पे 2-2 मासियां आ रही हैं, वो वाली जिंदगी आपने जी ली। वो मैंने छोड़ के मैं थिएटर में आई हूँ, मैं ये बता रही हूँ। मैंने भी बड़े खराब दिन देखे हैं, या ऐसी बात नहीं है। तो बस मैं भी उस लेवल तक पहुंच जाऊं। हाँ बस फिर ठीक, बस फिर ठीक है, आऊंगी मैं देखने, टिकट लेके आऊंगी। नहीं, मुझे एक्चुअली यही लगता है, हम लाइक अच्छा भाई डायरेक्शन वगैरह ही करनी है, तो ठीक है, वो 40-45 के बाद भी हो जाएगी। तो आई गेस ऐसा नहीं होता, जो चीज़ जब करनी होती है ना, जब आपको उसकी हुक उठे, कर लेना चाहिए। जब तक आपको क्या पता क्या क्या चीज़ें आ जाएं, आप कर वो गर्द आ जाए उसकी, आप नहीं। मसलन कई इफ्तिखार आरिफ साहब ने ये एक बात बताई थी कि उनके एक दोस्त थे और कहते थे कि मैं बहुत अच्छी उर्दू फ़ारसी जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी शायरी कर सकता हूँ, इल्म उरूज़ मुझे आता है, ये आता है, लेकिन अभी मैं वो समंदर में एक मकान बनवा रहा हूँ, ज़रा उसके जमा हो जाएं और उसके बाद बच्चों का ये कर दो, उसके एक दिन आएगा कि मैं आज उनके पास वो कहने लगे सब कुछ है, शायरी नहीं है। तो आपको वार्न कर रही हूँ, अगर दिल में है तो कर गुजरें। तन्हाइयाँ ड्रामे की भी इसी तरह की स्टोरी। दिल हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। हाँ, बहुत चीज़ें दिल में, तो बहुत चीज़ें जो कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सौ से बहुत अच्छा ही कर रहे हो। ये इसने मुझे फंसा दिया। हाँ, ये जो एक, तुम्हें मजा किस में आता है, अब ये बताएं। ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस में लड़ाइयाँ लड़वा के, वो तो पब्लिकली नहीं बता सकते ना। नहीं, जो बता सकते हो वो वाले मजे बताओ। एम्स्टरडैम की खिड़की। इसमें तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। देखिए, ये अब अच्छा है ना कि हम बात कर रहे हैं, दिस आई लाइक, कि आप आराम से चाय पे बैठ के शाम में किसी से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू वाला फॉर्मेट। ये जो है, आज इसने ये बोला, कल उसने वो बोला, आज ये मसला है, अब इस पे वीडियो नहीं बनाओगे, ये वो, इससे मैं आ गया हूँ। हाँ, इससे मैं आ चुका हूँ तंग। तो हाँ, मैं कुछ इंटरनेट छोड़कर 6 महीने पहाड़ों में जाना, दिल तो मेरा चाह रहा है, हाँ, लेकिन हो नहीं रहा मुझसे। नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान एक्सपीरियंस की भी ना एक बड़ी मज़े का ग्राफ सा बन रहा है, एक स्टोरी टेलिंग का, कि आप बहुत कुछ ना पढ़ते हुए आप अवेयर रहते हैं करंट अफेयर्स से भी, हिस्ट्री से भी, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। आप देखते हैं कि नया यूथ जो है, जो
बेशक सारा ही यूथ पेट्रियाटिक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिकली उस पर बात कर रहे हैं। खासकर तुम अजीब अजीब से मौज़ूआत को छेड़ देते हो। अभी मैं वो कौन से लोहार साहब हैं उनका भी, हाँ कितनी मज़े की चीज़ें थी। तो मुझे ये, वरना तो बेइंतहा पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, तो मैंने इसलिए नहीं देखना शुरू किया कि मुझे बुलाया जाएगा एक दिन या भाईजान देखते हैं, लेकिन मैं खुद से देखती थी कि यार ये बंदा मज़े की चीज़ें कर रहा है। उधर थिएटर में फवाद ने बताया था, फिर एक तुम और एक और स्टैंड अप करते थे किसी नाम से, किस नाम से? स्टैंड अप के तो हर शो का अलग नाम है। हाँ नहीं कोई कैरेक्टर बन के करते थे नहीं, अच्छा बहरहाल तो मैंने कहा यार ये बड़े इसके अलग अलग चेहरे हैं, तो मज़े का बंदा है। बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही ये इसमें अब ये इशू है हाँ कि जब आप इतनी चीज़ें करना चाहते हैं, हाँ तो अब मेरे पब्लिशर्स पीछे पड़े हैं, एक दूसरी किताब कब आ रही है, तो उस पर भी काम शुरू हो चुका है। ग्रेट। फिर थिएटर का मैं वादा भी किसी से कर चुका हूँ, कुछ यही मैं इस कश्मकश में काफ़ी टाइम से हूँ। तो एज एन एक्टर और डायरेक्टर व्हाट? अभी तो एक मैं लिखना चाह रहा हूँ, वो थिएटर। वैसे तो मैंने भी हाल ही में एक खेल देखा जिसके बाद मेरा हुआ कि कर लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा? जिस तरह का काम हो रहा है, I'm like थोड़ा बेहतर काम कर लेना चाहिए, पर आई डोंट वांट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तो कोई अगर दिल से कहानी आ रही हो तो वो पहले लिखूंगा और फिर करूंगा। तो अभी तो लिखने वाले प्रोसेस में हूँ मैं, और वो अपने ऊपर एक डेडलाइन देने के लिए मैंने ये लाजमी है। अदील हाशमी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने बोला ऐसे तुम नहीं करोगे, ये तुम्हारी डेडलाइंस हैं, और वो फॉलो अप भी करते हैं मेरे साथ। अच्छा, इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम टू डू दैट। तो ये मैंने अपने ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ है कि वो चीज़ करनी है। तो फिर लिख लोगे, फिर लिख लोगे। वही ना, फाइनेंशियल्स आर सो बैड इन थिएटर, दे आर सो बैड इन थिएटर। गुड कहाँ पर है? गुड में मन मर जाएगा। जहाँ अच्छे फाइनेंसेस बहुत गुड है, हाँ तो उधर से कमाओ थोड़े बहुत, साल में एक कर लो भाई, बहुत ज़्यादा ना करो। मतलब आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो कोई भी नहीं हुआ, ज़िया साहब भी नहीं हुए, खालिद साहब, राहत साहब, ये सब स्क्रीन करते रहे हैं। बेशक ये हमें क्लास में कहते थे, हमारा मुँह नहीं होता था कहने को कि आप तो सब कुछ करके आए हैं। ज़िया साहब ने तो अजीब सी फिल्में भी कर ली थी एक वक्त में, नसीरुद्दीन शाह ने, मतलब हाँ सब ने किया है, टाइप मूवियाँ भी की हैं। हाँ लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि स्क्रीन मत करो। लेकिन वक्त आया, हम सबको समझ आ गई कि जो है दोनों में पैरेलल चलो, थिएटर एकदम छोड़ भी नहीं दो। क्योंकि थिएटर जो है ना, दूसरी चीज़ मैं अब बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएट किया और अगले दिन आप एक्टर बन गए। 12 जुलाई को आपने ग्रेजुएशन की, 13 जुलाई से आप मुस्तनद, बेशक आपको डिग्री या डिप्लोमा मिल गया है, बट यू आर नॉट एक्टर। आप अभी 5 साल की इंटर्नशिप करें, मैं तो कहती हूँ 5 सालों, वो डर सहम जाते हैं। मैंने कहा ये आप पर हर साल जब आप काम करते रहोगे, अपनी मसल मेमोरी को डेवलप करोगे, तब ये आपको नाम काम दाम सब देगा, और ऐसा हुआ है। तो अगर ये सब का हम उरूज देख रहे हैं, फवाद का और मीसम का, साकिब का वगैरह, मोहसिन का, तो इन सब ने, सुनील शंकर का, मेरा भी, मैंने भी शुरू में स्टूपिड सी प्रोडक्शंस की, लॉसेस किए बहुत ज़्यादा, और उससे सीखा। हर हिस्से में सीखती गई कि यार ये नहीं करना है या अब इस तरह करना है। तो इन सब ने भी काफ़ी रगड़ाइयाँ की हैं। मीसम ने आई थिंक शहजाद नवाज़ की कोई फिल्म में एडी किया था, 2-3 फिल्मों में किया था। और जब वो मुझे मिला था नाभा में, 2013 की बात है, मैंने कहा क्या हो गया मीसम को, थिएटर करके ये फिल्मों की बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ख़राब हो गया है, लेकिन फिर मैंने देखा उसको क्या वो उम्दा काम करने लगा। और फिर उसने अपना थिएटर भी नहीं खोया, अपनी दास्तान गोई को भी रखा है। तो ये सब करना पड़ता है, बातों से कुछ नहीं होगा। बट हर चीज़ करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ करना मुश्किल है, और वो साथ साथ मुश्किल हो जाता है कि अच्छा मैं 2 घंटे ये कर लूँ, 2 घंटे वो, फिर हाँ आइडियली तो ये है कि आप एक पर फोकस करें। लेकिन तुम जो कह रहे हो ना, इस मुल्क में क्या, हिंदुस्तान में भी थिएटर में कोई पैसा नहीं है। लेकिन मेरे जो NSD के जो दोस्त हैं वो यही कर रहे हैं, एक आध 3-4 फिल्में वो कर लेते हैं जहाँ भी उनको छोटे मोटे रोल मिल गए, फिर वो जाके एक थिएटर में करके अपना ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा ही चल रहा है बाबू, बस ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। छोटा करके
बट हाँ। जगहें भी तो नहीं है. सो अब सो काइंड ऑफ थिएटर आई लाइक. आपने भी आई थिंक आपने एक बादल सरकार का भी किया था ना प्ले. नहीं. फवाद के लिए नहीं किया था. बादल सरकार का इमाम इंद्रजीत ज़िया साहब ने डायरेक्ट किया था बस. उसमें वो तो नापा में हुआ था. वही नापा में. हाँ. आई डोंट नो मुझे क्यों याद आ रहा है कि आपने किया था. खैर दैट्स द काइंड ऑफ थिएटर आई लाइक. कम्युनिटी थिएटर, स्ट्रीट थिएटर. उसकी ना यार, ऑडियंस है वो ना तो अब उसकी ख्वाब, वो जगह तो है, शीमा और खालिद साहब ने कर लिया, ना उसकी जगह है, अजोका ने कर लिया. अब प्रॉब्लम ये है अगर आप आर्ट्स काउंसिल पे कोई प्ले पुट अप कर रहे हैं फिर वो इस तरह का हो कि 500 टिकटें बिकें. 500 टिकटें फिर बेचना, फिर आपको एक तरह का थिएटर करना पड़ेगा. अब मुझे जिस तरह आपने अन्नपूर्णा का भी जिक्र किया मुझे बहुत पसंद है. बट वो आर्ट्स काउंसिल में लोग वॉकआउट कर जाएंगे. या यूजीन और नील का एक लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट मेरा फेवरेट प्ले है. वो 3 घंटे कम अज कम भी वो 3-3.5 घंटे का खेल होगा. कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा. तो बस मैं करके गालियां खा लूं लोगों की. मुझे पता होगा कि अच्छा है, ये मैंने किया है, मुझे पता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ. तो यही हो सकता है कि बस कर लो और किसी को समझ ना आए, पल्ले ना पड़े, या कोई फेस्टिवल टाइप में पैसे दे दे करने के. यही तरीका है. हाँ, तो अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करो, यहाँ बुलाओ जरा अच्छे अच्छे लोगों को, किसको वो दे देंगे तुमको काम. कोई नहीं. KLF वालों को बुलाओ. KLF में कर सकते हो, वहाँ पर एक होता है स्लॉट इस तरह का विद द also you need. नहीं, दे पे यू फॉर दैट प्ले. हाँ बट वो हॉल आइडिया तो पिच करो भाई. वो वाला कह रही हूँ मैं. हॉल में नहीं, मैं हॉल का नहीं कह रही. हाँ, आपको फिर वो वहाँ पे KLF टाइप या और फेस्ट पे हो सकता है प्रॉब्ली. KLF या और फेस्टिवल पे थोड़ा इशू ये होता है कि वो थीम्स और टॉपिक थीम, हाँ, बड़ा उसको रिस्ट्रिक्टेड. तो अगर स्टेटस को चैलेंज ही नहीं करना तो फिर करने का फायदा. तो वो भी तो एक कीड़ा है ना मेरे वो अंदर. भी तो है. कि वो फिर ये नहीं होगा ना. वो ना किया तो क्या किया. हाँ, वो फिर आप जनरली लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम मिसोजिनी को चैलेंज करें वो आप कर सकते हो. स्टेट कुछ नहीं कर सकते. कहाँ आप मेरे पे आपने सारी स्पॉटलाइट मेरे पे डाल दी. तो भाई हम तो भाई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं दो दोस्तों की. हाँ बट अब मैं तो वो फील कर रहा हूँ, टारगेटेड फील कर रहा हूँ. नहीं, ये जरूरी भी है मेरे लिए कॉन्वर्सेशन. आपको कैसे, क्या तमाशा वाला मोमेंट आपका क्या था कि जिंदगी में आराम और आसाइश है, पानी भी आ रहा है, रोड भी बना हुआ है, लेकिन और अमेरिका की रोड. हाँ लेकिन हाँ, एक्चुअली जब हो रहा होता है ना आपके साथ कोई भी चीज़, आपको पता नहीं चलता है. अच्छा भी नहीं पता चलता है, शायद बुरा भी नहीं. वो तो कुछ अरसे बाद आप जब पलट कर देखते हैं तो पता लगता है कि यार मेरे साथ हुआ क्या है. तो मैं हमेशा से एक नॉन कन्फर्मिस्ट बंदी रही हूँ. शादी का फ़ैसला से लेकर आज यहाँ आने तक का फ़ैसला मेरा अपना है. ये मेरे अंदर एक ढिठाई है. और अच्छी बात है कि कभी ख़ास चैलेंज भी नहीं हुई मैं घर की तरफ से. तो वालिद भी बड़े सपोर्टिव थे, अम्मी भी थोड़ी बहुत हो ही गई थी बाद में, क्योंकि मैंने भी शादी की थी बंगाली बिहारी से, सिर्फ आर्ट के खातिर. तो और वो वहाँ की डिग्री थी उनके पास, तो काफ़ी बातें हुई थी कि हैदराबादी को छोड़ के ये लड़की जो है बंगालियों में जा रही है. और हमारे अब्बा का एक मकान था जो बंगाली बिहारी ने कब्ज़ा किया हुआ था. तो अब्बा यूज्ड टू हेट बिहारीज. तो इस तरह के बैकग्राउंड में भी मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है. कुछ एक रेसिस्ट मुहावरा टाइप भी है ना, कुछ नाक कटे. हाँ, जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से. तो ये आपकी शादी पर ये कहा गया आपके बारे में. हाँ, बस बहुत कुछ कहा गया. मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो करना है भाई, मैं यहाँ खुश रहूँगी. तो मैं शहजाद हूँ पागल, शुरू से ही पागल हूँ. हालांकि बड़ी बैलेंस पागल हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कभी सड़कों पे बैठ गई या सब कुछ. फैमिली, करियर, पेरेंट्स, इन लॉज, बेटा, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी पढ़ाई, उसको पूरा बैचलर्स तक पढ़ाना, सब कुछ मैंने बैलेंस किया है. तो वो जो तमाशा का तुम रेफरेंस दे रहे हो, फिल्मी सिचुएशन ज़ाहिर ऐसी होती है, आम ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता. तो अगर एंटोमोलॉजी मैंने पढ़ी थी ना, तो वो भी सैयद रज़ियुद्दीन की वजह से पढ़ी थी, क्योंकि वो जो है साइंस में उनकी पोजीशन आई थी कराची में. तो वो घर में था. उसके बाद तो फिर सबको हुक्म था कि अब सब साइंस पढ़ेंगे. तो मेरा आर्ट वहीं दब गया था. मैंने कहा अच्छा पढ़ लेते हैं. डॉक्टर में नहीं हुआ दाखिला, KU में जो है फार्मेसी में भी नहीं हुआ, एंटोमोलॉजी में, इसमें ज़ूलॉजी में हो गया.
फिर मेजर्स में मैंने एंटोमोलॉजी ले लिया, मैंने कहा चलो पढ़ लेंगे, पेस्टिसाइड्स और फार्मास्यूटिकल्स में अच्छी जॉब, यही तक का मेरा विजन था। बाकी लिटरेचर साइड में पढ़ रही हूँ, बेतहाशा पढ़ी हूँ, अहमद फराज के मुशायरों में जा रही हूँ और परवीन शाकिर को बहुत दिल से पढ़ रही हूँ, और वो बीत रही है, एक इश्क भी हुआ था, वो भी चल रहा है, दिल पे वारदातें भी हो रही हैं। तो बड़ी आइडियलिस्ट किस्म की लड़की थी, ये नहीं सोचा, और बाहर जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, उस वक्त भी नहीं था। भाईजान जा चुके थे जबकि, और बड़े थे कि भाई ये भी, और बड़े आसानी से लग रहे थे अमेरिका के स्टूडेंट वीज़ा। मैंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान में ही रहना है। तो एंटोमोलॉजी हो गई, ये हो गई, फिर वो शादी हुई, वहाँ पहुँचे, वहाँ एक नई दुनिया, नई यूनिवर्स, बल्कि सिर्फ एक चांद सितारे समझ लें कॉमन थे पाकिस्तान से, बाकी कुछ नहीं, ना ज़बान ना कल्चर, लेकिन मज़ा बहुत है, बहुत मज़े किए हमने वो 10-12 साल। मतलब हाइकिंग पे, कैंपिंग में, डांस के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और दुनिया तो घूमे, लेकिन अफ्रीका को जो एक्सप्लोर किया, और जो अफ्रीका मैंने देखा है बहुत ही हसीन। इसीलिए तो फिर वो स्याह हीरे वजूद में आया। और बड़ा बोल नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत बड़े आलिमों ने कहा है कि ये उर्दू में लिखा जाने वाला पहला नावल है जो अफ्रीका पर लिखा गया है। वसतुल्लाह ने भी हाँ जी। और अब तो मैंने सुना है कि ट्रांसलेट होके हाँ फ्रेंच में और इंग्लिश में छपा। फ्रेंच में थोड़ा टाइम है, लेकिन इंग्लिश में हो चुका है, उसका भी हम पब्लिशर देख रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। फिर वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ गिनी में, ठीक ठाक वाला, और वहाँ पे वही गोरों की लड़ाई है, हीरे की, सोने की, बॉक्साइट्स की, मिनरल्स की। तो कोई भाई इसी के थ्रू कह रही हूँ भाई, अफ्रीका ना गर्म है, ना काला है, ना जाहिल है, हम जैसे लोग हैं। कोई वो केले के पत्ते बांध के नहीं घूम रहे, सबको एक हमारे यहाँ मैं जब नेपा आई, हर कोई मुझसे पूछता था आप अफ्रीका और अमेरिका छोड़ के यहाँ आ गई, हम तो यहाँ से जाने की कर रहे हैं, आप क्यों वापस आ गई, और क्या वहाँ ऐसी जहालत है, क्या वहाँ ऐसी गर्मी है, इसीलिए लोग काले होते हैं। मेरे दिल में आया तुम लोग जाहिल हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। तो खैर वो फिर जब यूएस गए तो वो एक खालीपन मेरे अंदर आने लगा, बिकॉज आई हैड सीन एवरीथिंग बाय दैट टाइम। यूरोप देख लिया, वेनिस देख लिया, तो वेटिकन सिटी चले गए हम लोग, और मतलब क्या भी नाम लूँ, बहरहाल सब कुछ देख लिया। और इतनी मल्टी नेशनलिटी से मिल चुकी थी वहाँ, एक्सपेट्रिएट सारों के नेशनल दिन पर हम लोग इनवाइटेड होते थे, जाते थे, तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा खुल गया था। कल्लो लिखने की एक वजह शायद ये भी है। तो भांत भांत के लोग मिले, विच इज़ सो मच नेसेसरी फॉर अ राइटर टू नो, फॉर एन एक्टर लेटर ऑन। तो एक्टिंग का, अभी तो एक्टिंग का कुछ पता नहीं है। तो अंदर अंदर एक कुलबलाहट शुरू हो गई थी कि यार ये क्या मैं सत्यानाशी काम कर रही हूँ अमेरिका में। सॉरी टू, अगर कोई अमेरिका में सुन रहा है, मैं सलाम है अगर वो लोग वहाँ रह रहे हैं, खुश हैं। मैं ये नहीं कहती कि देसी कम्युनिटी ने वहाँ जाकर कोई गलती की है, लेकिन मेरा टेम्परामेंट नहीं था वो ज़िंदगी गुजारने का। मैंने उस वक्त ही एक जुमला कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर अमेरिका जो है आसानी से आर्टिस्ट को मज़दूर बना देता है। आप 40 घंटे की जॉब के चक्कर में आप किसी जगह नहीं रहते वीकेंड पर, सिवाय लॉन्ड्री करने के, घास काटने के, बर्फ़ खोदने के, या औरतें जो हैं वो सेल में भाग रही हैं कूपान लिए हुए। तो यही कम्युनिटी है बेसिकली। तुम जो आर्ट वगैरह की बातें कर रहे हो बहुत दूर की बातें हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे यहाँ से गए भी थे, अगर आपको याद हो, जैसे बुश अंसारीज गए थे, काफ़ी लोग गए, नाकाम होकर लौटे हैं। वहाँ कोई खपत नहीं है आर्ट वार्ट की। पहले तो आप सर्वाइवल है ना, आप कमाएंगे, आपको कौन कब तक आपकी मेहमानदारी करेगा। अभी वही है, हाँ यहाँ भी सर्वाइवल ही है। नहीं, यहाँ की तो अभी हमने काफ़ी बात की ना, पैसा है नहीं है, खुशी है वगैरह वगैरह। नहीं, बात अभी तमाशा की हो रही है। अच्छा हाँ, तो इस पर से मैंने ये, फिर जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने शुरू से ऊट पटांग फैसले लेती रही हूँ, और हमेशा ये कहती हूँ कि इसका जो भी नतीजा निकले, ये मैं ख़ास लड़कियों से मुखातिब हूँ इस वक्त, कि उसका नतीजा बुरा भी निकले तो उसको आप ओन करें, क्योंकि ये आपका अपना फ़ैसला है। छोटे छोटे फ़ैसलों से लेना, वरना लोग आपके फ़ैसले करेंगे, जो कि बहुत गलत है। तो ये फ़ैसला भी मेरा अपना था कि मैं पाकिस्तान आऊँगी और नापा में जाऊँगी। तो आप अब ये देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो एक सिंगल मदर ही हो गई थी, तो क्योंकि हस्बैंड वहीं रह गए थे। बेटे को लेकर, बेटे का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा रही हूँ मैं, अपनी जो डिग्री ली हैं वो मैं तेल लगा रही हूँ, और मैं एक ऐसी
में जा रही हूँ जिस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। थिएटर को कौन अभी लोग नहीं जानते, कौन नापा को जानता है? आपकी इसमें 1/4 ऑडियंस शायद समझ ले नापा हम कर रहे हैं। एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जी, जिसमें एक बहुत डिसेंट किस्म का शेक्सपियरियन तो खैर कहने की बात है, लेकिन डिसेंट थिएटर होता है। लोग तो थिएटर वही लाहौर वाला समझ लेते हैं। तो उसमें आना, फिर सैयदों की बेटी और हैदराबादी और ये और वो, लेकिन मैंने नहीं मुड़ के देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कि मैं खाऊंगी कमाऊंगी क्या। बस मेरा अपना घर था, यहाँ मैंने ख़रीदा हुआ था, फर्निश था, यही जहाँ से मैं भी आई हूँ, यही एड्रेस। कुछ नहीं सोचा कि मैं खाऊंगी क्या, रोड पे सोऊंगी। हाँ। बस आई हैड वन फर्निश्ड हाउस जो मेरा अपना था, जिसकी कोई कीमत 20 करोड़ रुपए है। तो अब क्या करूँ, माजी में पीछे जाके वहीं रुक जाऊँ। इतनी स्पीच देकर कि आगे मत सोचो अपनी जिंदगी, बस 20 करोड़ का एक घर आपका अपना हो और फर्नीचर हो, फिर मत सोचो। भाई एज कम्पेयर टू यूएस से तो कुछ भी नहीं था ना, रिस्क था ना। बट बेचारे जो नापा से लोग आते हैं हाँ, अक्सर, हाँ, तो वाकई उनके पास कुछ भी नहीं होता। हाँ, और वो बहुत आगे जाते हैं, फिर बेचारे जाते हैं। मैंने आंखों से देखा है, पैदल आते हुए देखा है लड़के लड़कियों को, एंड इट पेज। तो बस ये करियर स्विच था कि मैं एक दिन भी नहीं पछताई। बल्कि मुझे याद है हम आए थे, उसके साथ ही बेनज़ीर का जो मर्डर हो गया था, तो बड़े हालात ख़राब हो गए थे। तो मेरी स्कूल्स जहाँ मैं रिज़ाइन करके आई थी, हर साल हमसे पूछा जाता है, लेटर ऑफ कंसेंट दिया जाता है कि विल यू बी एबल टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर और नॉट, जनवरी में। तो जब मैंने नो लिखा था ना उस साल, तो मेरा गोरा डायरेक्टर मुझे यूँ देख रहा था, आपने नो लिखा है? मैंने कहा हाँ नो, मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगी अफ्रीका वाली जॉब को, मैं अब जाऊँगी, या मेरा बहुत हो गया, मतलब अब टू मच हो गया वाली बात थी। तो वो हालात थे। तो मेरे स्कूल से ईमेल आई कि जी क्या आप वापस आ रही हैं, पाकिस्तान के तो हालात ख़राब हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं यही हूँ, क्योंकि मेरा ऑडिशन हो चुका था और मैं नापा का एक चक्कर लगा चुकी थी स्टूडियोज़ वगैरह का। यही है तुम्हारी मंजिल, मेरे दिल से आवाज़ आई थी। और बेटे का बहुत अच्छा स्कूल मिल गया था, जहाँ यूएस करिकुलम था, जो कि बहुत, हर क्लास में 2, 4, 8, 10 बच्चे थे बस, मतलब वो बड़े स्कूलों की तरह रश नहीं लगा हुआ था। तो मुझे पता था कि ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो बस फिर 2009 से जो शुरू हुई है अभी तक। हाँ, इसमें आपने बीच में टच अपॉन कर दिया अफ्रीका, आपने बड़ी लंबी लंबी बातें की हैं लोगों के साथ अफ्रीका के बारे में। हाँ। तो क्या चीज़ें हैं पाकिस्तान जो सीख सकता है अफ्रीका से, कि गुर्बत वहाँ भी है, मसले मसाइल वहाँ पर भी हैं, लेकिन लोगों का एटीट्यूड जिस तरह आपने बयान किया है वो तो कदरन बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। सबसे पहले तो लोग वहाँ के खुश हैं, खुश रहना जानते हैं। अब बताऊँ, एक छोटी सी मिसाल दूँ। हमारे यहाँ मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच क्लास में शादी को एक इतना बड़ा हवा बना दिया है, रिलेशनशिप्स को, निकाह के बाद रुखसती हो ना हो, रुखसती से पहले लड़का लड़की ना मिल लें कहीं, मतलब निकाह कर रहे हैं और दे आर बिहेविंग देम लाइक मंगेतर, कि वो उसके साथ घूमने नहीं जा सकती। ये तक देखा है मैंने, वो मिल नहीं सकता अकेले में अपनी मनकूहा से। ऐसा तो कभी वलीमा ही नहीं होगा। नहीं, अभी रुखसती नहीं हुई। अच्छा। अभी रुखसती नहीं हुई। तो इस तरह के हम जंजालों में पड़े हुए हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बल्कि मुझे हंसी आती थी जब तबलीगी वहाँ आते थे। मैंने कहा तुम क्या तबलीग करने आए हो इनको, यार ये इतने सच्चे इतने प्यारे लोग हैं, इनको मत ख़राब करो। तो लड़की का यूनिफॉर्म जो है वो शॉर्ट छोटा सा स्कर्ट है, इसमें वो आराम से वो जा रही है और स्कूल से घर जा रही है। अगर अब तुमने पूछा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड भी है उसका, घर वालों को कोई मसला नहीं है, घूम रही है लड़की, भाई 16 की 18 की हो गई है, लड़का भी हो गया है, तो दे हैव रिलेशनशिप्स। आगे और कुछ हो गया तो लड़का आके घर वालों से बात कर लेता है कि भाई बच्चे होने वाले हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2-4 साल में पैसे जोड़ लूँगा थोड़े से, तो जो है मैं आपकी बेटी ब्याह के ले जाऊँ। वो कहते 100 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। और वो बच्चे माँ बाप की शादी में शामिल हो रहे हैं, ये मैंने आंखों से देखा है। अच्छा चलिए, ये तो एक ख़ास बात हो गई। अगर आम भी कोई शादी हो रही है तो पूरा मोहल्ला खुद ब खुद इन्वाइटेड है, और कोई वो अच्छे जोड़े वो रखते हैं, अपना एक बेहतरीन सूट रखते हैं और वो पहन कर आते हैं, और एक ब्लूटूथ स्पीकर रखा होता है और सब नाच रहे हैं, और वो उनके जाम्बे जो बजते हैं वो लाइव भी बज रहे होते हैं। तो दे आर हैप्पी पीपल। छोटे छोटे से क्लब, डांस क्लब्स हैं। अगर कोई क्लब जाने की औकात नहीं है तो सड़क पे बच्चे नाच लेंगे, इतनी छोटी, ब्राज़ील में जैसे छोटी उम्र से नाच रहे हैं।
तो दैट रिलीजेज हैप्पी इमोशंस या हार्मोन्स व्हाटएवर। मैं समझती हूँ उनकी बुनियाद ये है। और वो खाना क्या खाते हैं सोच है आपकी। नाश्ते में वो लंबी ब्रेड होगी इतनी सी, उसमें अगर औकात है तो मेयोनेज़ लगा ली, नहीं है तो उसको काली कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, डुबो के खा लिया, अल्लाह खैर चला। मैंने एक इतने से थाल में 25 अफ्रीकन्स को खाना खाते देखा है विदाउट लूट मार। कोई लूट मार नहीं करते, पूरे रोज़े रखते हैं फिर, और तरावी भी पढ़ रहे होते। तो मैं कहती हूँ यार, बड़ा मैंने अजीब सा ख्याल आया एक दफ़ा कि किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं, इनके पास क्या है। पहले दिखती थी मैं, टूटा फूटा घर है, बारिश 6 महीने हो रही है, और न फ्रिज है, न एसी है, न ख्वाहिश है, लेकिन उनके पास इस्लाम अभी 200 साल हुए आ चुका है, तो वो सजदे भी कर रहे हैं, पूरी नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं। वो स्कर्ट पे कपड़ा सा बांध लेती है औरत के, चलो भाई ढक जाए। मर्द जो है वो बियर पीते पीते रखता है, नमाज पढ़ता है, फिर लाहौल वाला खुद बोल के बियर वहीं से शुरू कर देता है अपनी। मतलब एक मिक्स फ्रेंच, मुफ्ती कवि का इस्लाम फ्रेंच प्लस इस्लामिक कल्चर वहाँ पर राइज है, तो मज़े में है वो। तो आपको क्या लगता है कि हम इतने जॉयलेस क्यों हैं? मतलब आप अगर सड़क पे अभी आप ड्राइव बैक, आपको ऑलरेडी एक एंग्जाइटी हो रही होगी, अभी रोड पे जाना है, वहाँ 10 लोग टू टा करेंगे, हॉर्न। मतलब हमारी सारी पब्लिक स्पेसेस इतनी जॉयलेस क्यों हैं? यार इसका रूट कॉज तो कसम से मैं भी तलाश कर ही रही हूँ। शायद हवस हो गई है बहुत ज़्यादा, कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, और में आगे ही जाते जा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। इकोनॉमिक स्ट्राइक हाँ, बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, जिस तरह आप बयान कर रही हैं गिनी के बारे में, वहाँ तो हमसे ज़्यादा गुर्बत है जी, बट फिर भी जॉय है यहाँ। खुशी तो मुझे याद नहीं कि यार पब्लिक, और खुदा ना खास्ता कभी कोई खुशी हो तो कुछ बुरा ही हुआ होता है कि यार हाँ, क्यों खुशी मना रहे हो कि हाँ, मतलब और किसी को खुश देख लें तो अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्यों खुश है इतना। कब आखिरी आपको कराची शहर खुश कब हुआ था? मुझे तो याद भी नहीं। मुझे तो याद नहीं है। देखिए पहले नाइट मैचेस होते थे, हमारा स्टेडियम के करीब रहती हूँ मैं, स्टेडियम भरता था, लोग आते थे। और तो ये छोड़े, MQM का भी छोड़े, फंक्शंस कितने होते थे गली मोहल्ले में। तुम यहीं पले बड़े हो, मैं यहीं पली बड़ी हूँ भाई। उससे पहले मैं हैदराबाद कॉलोनी में होती थी, गुलशन में होती थी। तो हम तो बाइकों पे भाइयों के साथ और मियाँ के साथ चले जा रहे हैं, गेट क्रैश करके घुस जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीछे जुनून और वाइटल साइन का बड़ा शानदार, होना खत्म ही हो गया। हाँ वो ख़त्म हो गया, वो कल्चर, वो भी लीड्स के पास चला गया। मरे से मरे टिकट जो है वो 5,000 से शुरू हो रहा है। पहले तो मुझे याद है हर कोई पहुंच जाता था, और अगर हम उसी को जॉय कहेंगे ना भाई, उस यूथ को आप और क्या देंगे। हाँ मुझे बिल्कुल, या तो वायलेंस एक वजह है, कॉन्सर्ट तो मुझे पता है फॉर श्योर। हाँ, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट और वो शुरू हो गए थे तो खत्म हो गए थे। टाइम था कराची में एक दिन में 2-2 3-3 कॉन्सर्ट हुए। मैं खुद एक से दूसरे कॉन्सर्ट गया हूँ, मैं मतलब साथ गया हूँ लोगों के कि यार चलो यहाँ हो रहा है जुनून का, किसी यूनिवर्सिटी में घुस जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं है यूथ के लिए, तो किसी के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ पर सिवाय खाने के कुछ नहीं है यहाँ पर। ना कोई आर्ट स्पेस है, ना कोई पब्लिक स्पेसेस हैं, कुछ नहीं है। अभी वो जो रेव कल्चर शुरू हुआ था, आई डोंट नो, वो भी शायद बैन हो गया या होने वाला है। हाँ, खांचे, हालांकि वो सब खांचे ही हो रहे होते हैं कि हमें कुछ मिल जाए इसमें से। ये खुश क्यों हो रहे हैं, नाच क्यों रहे हैं? नाच तो ऐसा है कि अल्लाह जाने क्या है। ये आपने 90s का MQM का जिक्र किया, आजकल एक वेव चल रही है, नए लोगों के लिए एक ज़रा हिस्ट्री रीराइट की जा रही है। कोई बात करो तो आप पता नहीं कोई तासुवासो लगा देते हैं। MQM का दौर कैसा था? लोग तो बोलते हैं गोल्डन पीरियड था, कराची उससे बेहतर कभी नहीं था। आपकी क्या राय है? भाई उस वक्त के लिए तो वाकई गोल्डन ही था कि हम सांस लेते थे, एक ताजगी का एहसास रहता था, स्पेशली कल्चरली आर्ट के। क्योंकि अगर आपको याद है MQM के लिए ख़ास बात होती कि उनके फंक्शन में जो है लड़कियों की हरासमेंट नहीं होती।
मुझे ये बात याद है कि कोई मतलब एनक्लोजर्स भी थोड़े से अलग होते थे या नहीं होते थे, लेकिन ये कि उनके लड़के इस लिहाज से उनकी नज़रें बड़ी अच्छी थी। अब जितने ऐब होंगे वो मैं वो जो क्लास के गुंडे को मॉनिटर बना देते हैं तो फिर क्लास ठीक रहती है। हाँ तो वो कुछ ऐसे था। तो मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो वाकई में वो मज़े का था कल्चर। आपकी एक ओनरशिप थी पहले तो इस शहर के लिए, जो मेरे अंदर आज तक भी है। आज तक भी कोई कचरा फेंक दे या सिग्नल तोड़ दे, या जो शहर का हाल हो चुका है स्पेशली पिछले 10 साल में, इतना बुरा हो चुका है कि मैं अपने बेटे को बता बता के थक जाती हूँ कि जरियाब ये शहर ऐसा नहीं था, ये शहर ऐसा नहीं था। और मैं कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं करती। तो उस ज़माने में एटलीस्ट सफाई थी। पहली चीज़ मैं समझती हूँ कि साफ़ सुथरे माहौल से आप साफ़ सुथरी बातें सोचते हैं, ये एक है। ये हम भूल चुके हैं। अब हम गटर में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तिक्के खा रहे होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं होता, घर जाके बीवियों को मारते हैं फिर, या खुदा जाने क्या करते हैं। लोग कैसे प्रिटेंड करते हैं कि ये कचरा आ गया है, आप फेंक रहे हो। हाँ आप फेंक रहे हो, बिल्कुल। क्यों फेंक रहे हो और भाई? कहते कचरा पड़ा है चलो यहीं फेंक देता हूँ। यार ये आपने इजाफा कर दिया, आपको एहसास ही नहीं है। लोगों की बिल्डिंग होती है, उसके पीछे पूरी गली कचरा होती है, लाइक कोई साफ नहीं कर रहा। तुम्हारी बिल्डिंग के पीछे कचरा क्यों है? क्यों है? तुम्हारा ही कचरा है ना भाई वो। आप मतलब ये तो एक्सपेक्ट करना कि यार मेरी आके कोई धोकर जाएगा। हर चीज हुकूमत पर डाल दो। आप रह चुकी हैं, ये कहाँ होता है कि मैं सड़क पे कचरा फेंकूंगा और लोग कोई आके उठा के जाएगा मेरा कचरा? तब ये नवाबी कहाँ हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो एहसास ही मिट रहा है, इनको तो एहसास भी दिला। मैंने कई जगहों पर देखा कि डस्टबिन ही नहीं है। अब डस्टबिन का कल्चर ख़त्म हो रहा है। मुझे वो ट्रेन का रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा था, मुझे फिर एक कीड़े ने काटा। भावलपुर गई मैं किसी के 2-4 स्टूडेंट्स के साथ, तो बर्थ पे हम सो गए रात को। जब हम सुबह उठे, मेरा अपना एक्सपीरियंस, पूरे फर्श पर उबले हुए अंडे के छिलके भरे हुए थे, यहाँ से लेके वहाँ तक लोगों ने खा खा के ऐसे ऐसे फेंके थे। बच्चों को नहीं सिखा रहे वो, तो अब हम क्या ही कहें। बहरहाल वो मेरे ख्याल में साफ़ सुथरा ज़माना था, सांस अच्छी आती थी। मुझे ज़्यादा मेमोरीज अपनी वो हैं जो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, MKM ने नहीं खोला था, भुट्टो टाइम्स का खुला हुआ था कश्मीर रोड। हाँ कश्मीर रोड पे, तो हैदराबाद कॉलोनी पीछे ही थी। तो हम तो उठे बैठे पैदल चलते हुए हैदराबाद चले गए, 200 चले गए, और वहाँ से उधर चले गए, खेल रहे हैं, स्विमिंग हो रही है। तो ये सब कल्चर था। उसके बाद तो दिस इज व्हाट ईयर? 90s 80s? हाँ 90s में तो बहुत 89 की बात कर रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गान उसमें तो बाहर लड़कों का जाना मुश्किल हाँ हाँ उनकी बात, शाम में कोई घर ना आए तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मैं ये कहती हूँ ठीक है, उनको हटा दिया, बहुत कुछ अच्छी हुई है उनसे, चले उस पार्टी को हटा दिया। अब कौन से फरिश्ते राज कर रहे हैं यहाँ, ये मुझे कोई बता दे। जो फरिश्ते हैं, आपने बोला राज पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हाँ और निकल आई ये बात। जो फरिश्ते हैं, हाँ जी, तो वो फरिश्ते MQM ले आए, PPP ले आए। जब तक फरिश्ते हैं हाँ तब तक ये सामने वाला हाँ हाँ से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई नो हजारों मसले हैं, बट कम से कम वायलेंस कम हो गया शहर में। हाँ 90s में, 2000 में तो आप नहीं होंगी, 2000 में तो हर हफ्ते बम फट रहे हैं। मतलब कल ये जो वाकया हुआ है इमाम बारगाह पे, बड़ी एक न्यूज़ था। हाँ मेरे बचपन में तो नॉर्मल था कि 9-10 मुहर्रम पे तो बम फटने, हाँ हाँ वो जैमर लगने लगे फिर। हाँ ना जाए, सही कह रहे हैं। तो हम अक्सर चीज़ें देखते भी नहीं है थोड़ी बहुत। 9-10 मुहर्रम को कभी नहीं सिग्नल आते थे, बिकॉज हाँ पता था कि इस दिन बम फटने हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं वायलेंस के हिसाब से शहर बहुत बेहतर है। जो पॉपुलेशन हुआ है, आपने चाइना कटिंग की है, जहाँ आपने भी अपने मोहल्लों में देखा होगा, एक घर होता था, वहाँ 6-6 घर हैं। जहाँ एक गली होती थी, वहाँ 4 बिल्डिंग्स हैं। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो जिन जिन लोगों ने ये पैसे कमाए हैं ये करके, वो MQM हो, वो PPP हो, या वो फरिश्ते हों, नहीं हमारा मुल्क तो बस। एंड ये कोई गरीब अमीर की बात नहीं है। आप सिनेमा में 1000 रुपए की टिकट लें, फिर 1000 रुपए के पॉपकॉर्न लें, तो जो लोग 2000 एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं वो गरीब लोग नहीं हैं। जब मूवी ख़त्म हो तो आप उस सिनेमा हॉल का हाल देखा जी। प्लीज़ कचरा ना फेंका करें।
मुझे तो, मैं नहीं कहूँगी मुझे ओसीडी है, लेकिन मुझे शदीद बेचैनी हो जाती है कहीं पे भी कोई भी कचरा पड़ा हुआ देख लूँ ना, जो डिलिबरेटली डाला गया हो, तो हम क्यों इतने बेहिस हो गए हैं। सिर्फ कचरा ही नहीं शायद, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं सिविक जो होती हैं। जैसे मैं तुर्की में थोड़ा सा रही हूँ ज़रिए आपकी वजह से, तो मैंने बच्चों का कोर्स निकाल के देखा था, क्लास 4 तक उनको कोई बड़े सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, वो सिविक्स पढ़ा रहे। हमारे वक्त सिविक्स होता था, मेरे वक्त तो होता था, बाद में घर में सिविक सेंस, रोड कैसे क्रॉस करनी है या लाइन लगानी है, या वो सब चीज़ें ख़त्म हैं। फिर हम इस्लाम 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 के ढंढोरे पीटते हैं। इस्लाम ये तो नहीं है ना, डिसिप्लिन है उसमें तो। सबसे नमाज भी डिसिप्लिन की वजह से रखी गई थी। आप मस्जिद में ऐलान होता है सफ़ेद दुरुस्त कर लें, मस्जिद के बाहर गाड़ियां देखें आप जी, भाई सफ़ेद दुरुस्त कर लें, तुम्हें एक वो पैगाम जी है ना, जी, एक एहकाम है। ये तो नहीं कि बस आप मस्जिद में या सफ़ेद, मेरे ही घर के बराबर में मस्जिद है, नमाजी धड़ल्ले से मेरे गेट को ब्लॉक करके चले जाते हैं। कोई भी कहीं भी गाड़ी लगा देता है कि नमाज पढ़ना है, किसी को तकलीफ होती रहे, किसी को अक्ल नहीं है। हाँ नहीं, कोई मतलब जुम्मे की नमाज के बाद वो रोड ब्लॉक, गाड़ियाँ टेढ़ी, 6 गाड़ियाँ, आप मतलब कोई इमरजेंसी हो सकती है या किसी की। अभी हम जहाँ स्टूडियो कर रहे हैं, मेरा रोज लड़ाई होती है, गली ब्लॉक्ड। हाँ, अमान तो 2-3 देख भी चुका है, इसलिए वो हंस रहा है। हाँ, गली ब्लॉक। अब वो मतलब पिछले साल कोई बिल्डिंग में प्रेग्नेंट था, भाई किसी की डिलीवरी हो रही है, आपके 2 मिनट तुम्हें सिगरेट लेनी है, कोई किसकी माँ बाप ज़ईफ़ हैं, नीचे अपार्टमेंट रहते हैं वो ज़ईफ़ लोग हैं, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अब आपको कहाँ ढूंढेंगे हम कि आप 2 मिनट सिगरेट लेने गए थे, ये लेने गए थे, बट वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बोल दो आपने गलत किए, तो वो आपको ऐसे देखते हैं जिस तरह मैं मसला हूँ। बिल्कुल, कि आपने कुछ गलत बोला है। वो मेहंदियों पे जो तंबू लगा के रोड्स ब्लॉक कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ। तो जब तुर्की में इस्तांबुल जाती थी तो यकीन माने सांस आता था। हमने रमज़ान ज़्यादा पिछले 4 तो वहीं गुजारे, तो वहाँ भी रमज़ान चल रहा है, जिसने खाना है वो खा रहा है, जिसे नहीं खाना है, रोज़ा रखना है वो रख रहा है, कोई किसी से लड़ नहीं रहा। बसों में एक स्कर्ट पहनी लड़की है तो बराबर में अबाया पहनी औरत है, लेकिन वहाँ तो वो किसी को नहीं दर्ज देने खड़ी। मुझे याद है जब मैं शुरू में अफ्रीका से आई थी, तो मैं गाड़ी से उतरी, मोहल्ले में कोई सैलून चली गई थी, और आई वाज वेयरिंग टी शर्ट ट्राउज़र, और मैं जैसे मैं होती थी वहाँ पर ट्राउज़र, तुर्की में तो शॉर्ट्स में घूमती हूँ, तो जैसे ही मैं पहुँची अंदर तो एक बैठी थी साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहूँ। मैंने कहा मैं बिल्कुल बुरा मानूंगी, मुझे जो, मैं समझ गई उन्हीं नज़रों से वो क्या कहेंगी, माइंड योर ओन बिजनेस करके मैंने अपना बैठी चेयर पे अपना काम करवाई और निकल गई। तो तुम जो एक बात कह रहे हो ना, हम जॉयलेस नेशन क्यों हो गए, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा अगले को दुरुस्त करने की बहुत फिक्र पड़ गई अब, चाहे वो कमेंट दे के हम कर लें, ठीक है, मतलब ये भी जो आई कांटेक्ट करके लोग चलते हैं ना यहाँ, वो सिर्फ यहीं का वतीरा है, मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे तो आदत ही नहीं है रोड पे चलते हुए किसी से भी आई कांटेक्ट करने की, आई लुक थ्रू देम, या मैं अपनी दुनिया में मगन होती हूँ। लेकिन यहाँ लोग पूरा जायज़ा ले के आगे चलते हैं, तो उसके अंदर से ये हमारे अंदर एक ख़ास किस्म की ख़ारिश है, वो डिजिटल ख़ारिश है। कहीं भी बैठेंगे, बस में कहीं जाएंगे, वो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आस पास को, ख़ासकर औरतों से, लड़कियों से, कि इन्होंने उनके क़िबले दुरुस्त करने। या आप सही कह रही है, मैं भी जब इस्तांबुल गया था, वो भी मुसलमान है भाई। हाँ, वो भी एक मुसलमान मुल्क है जी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान को लगता है कि बस हम वाहिद, दुनिया के वाहिद मुसलमान मुल्क हैं, आप कोई भी बात कर लो। आप उनका सिविक सेंस देखें भाई, तुर्कों का, उफ, कहीं अगर तक अब मैंने न्यूप्लेक्स की बात की, मैंने अब देखती हूँ मैं कौमी तराना ज़्यादा मौतें पड़ती हैं खड़े होने के लिए। आपने देखा 100 में से 100 लोग नहीं खड़े होते, नहीं भाई है, आपको वैल्यू करना है, करें। अभी जो आप बात कर रही हैं, अब ये भी लोगों को सब, मतलब कोई अगर नहीं खड़ा हो रहा, सब क्यों भाई, मर्जी। हाँ, वो तो मर्जी है, लेकिन एक ये तो एक नेशन वाइज एक बात है ना, आपको उसके कह रही हो जाते हैं ना ये। अब जिस तरह इंडिया में 2-3 वाक़ये हुए कि कोई नहीं खड़ा हुआ और मुसलमान था और जैन उसको मारना, तो
ये जो भाई हाँ डर ये लगता भी है इस चले, तरह की हाँ चीज़ों अलग से बात कि है। भाई आप ना करें, मत लेकिन किसी की। तुर्की में जो मैं देखती हूँ वाकई में तो मुझे शर्म, मैं कहती हूँ पता नहीं हम कौन से मुसलमान हैं, हम क्या सीख रहे हैं। मुझे पता है लोग इस बात पे नाराज हो जाएंगे, हुकूमत हमारी हम बहुत ज्यादातर बुरी है, बातें नाराज हमारी करने वाली हुकूमत कर बहुत रहे बुरी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट उससे भी बुरी है। मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। लेकिन अभी जो हाल ही मैं न्यूयॉर्क गया ना, वहाँ मैंने देखा कि ये शहर चल ही इस तरह से सकता है कि हर इंसान जो है ना उसका एक बायन है हैं। कि हम इस तरह जिएंगे। अभी वहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है, जितने लोग हैं हम्म वो हुकूमत नहीं चला सकती, वो हर इंसान चलाता है कि हमने यहाँ खड़ा होना है, यूं सबवे में जाना है। उसमें भी चंद लोग होंगे जो जंप मारेंगे, नहीं जाएंगे, बट बाय एंड लार्ज 90%, 95% अवाम अगर ट्रैफिक लॉ फॉलो करेगी, जो सबवे सिस्टम है वो फॉलो करेगी, रोड पे कहाँ चलना है, किस तरह से चलना है, कचरा कहाँ डालना है, तो ही चीज़ें चल सकती हैं। वही ना, डिसिप्लिन और सिविक सेंस आ गई ना अगर आप देखें। अब अगर आप रोड पे जा रही हैं तो अब वो गवर्नमेंट आके आपके स्टीयरिंग तो नहीं पकड़ेगी ना। जी आप अपनी लेन में रहो, दूसरे को अपनी लेन में रहने दो, जो ट्रैफिक है सब टाइम पे पहुंच जाएंगे। सबका होता है मैं दूसरी लेन में जाऊंगा। अब क्या करें, हुकूमत आके वो बंद कर दे, हमें हर चीज़ चाहिए ना डंडा, तो हम क्या करें, एक एक लेन डब्बे बना, क्या जी, करें। क्या करें, आप मुर्तज़ा वहाब क्या करे। तमीज से फॉलो, मतलब यहाँ फिर तो वो हिसाब है कि ई चालान आ गए तो ये क्या बदतमीजी है हमारे साथ। हाँ नहीं भाई, कुछ अजीब से मामलात हैं। कब तक हम लोगों की बुराइयां करते रहेंगे, गवर्नमेंट की बुराइयां कुछ करते तामीरी रहेंगे। बात कर लेते कुछ लोगों ने भी बोला था कि आप आ रही हैं तो आपसे सवाल अरे वाह, पूछे जाएं। लव हर कैरेक्टर इन बमन खाला की बेटियां, व्हाई इजंट शी डूइंग मोर प्रोजेक्ट्स। वही रोना तो रो रही थी कि ऐसे किरदार बार बार नहीं लिखे जाते, और वही घिसे पिटे रोते पीटते बेटी के रिश्ते की आस में मरती हुई माँ के सिसकते हुए किरदार मैं मजीद बार बार नहीं कर सकती। व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म इन पाकिस्तान। मतलब हमारा थिएटर कहाँ खड़ा है भाई, देखें आप, बैठी हूँ यहाँ अभी काफ़ी देर हमने इस पर बात की है। अच्छा, थिएटर सारी दुनिया में जो है ना वो बहुत कम लोग करते और देखते हैं, वो है ही ख़ास क्लासिक क्लास के लिए ही है। आम लोगों की ना पहुँच है, ना समझ है, ना उन्हें करना है। तो थिएटर का बिल्कुल मुस्तकबिल ऐसा ही चलता रहेगा, मज़े से चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं इस पर भी ये कहूँगी कि थिएटर इज़ नॉट द लाइक ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्क्रीन। थिएटर अपने आप में एक डिसिप्लिन है, तो इसको भी सोचना चाहिए और ये रहेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इज देयर अ फ्यूचर फॉर थिएटर इन मॉडर्न पाकिस्तान। बिल्कुल है। यस देयर इज। व्हाट इज अ स्टोरी दैट्स इन योर हेड बट यू हैव नॉट स्टार्टेड इट येट। ऐसी तो कई हैं, कई पॉइंटर्स बना के रखे हुए हैं और ज़्यादातर वही हैं टाबूज वाले बल्कि एक अभी रिसेंटली लिखी है, अभी से बता देती हूँ कि गांव में पहली दफ़ा, अब पता नहीं लफ्ज़ भी ऑन एयर जाता है कि नहीं, ब्रा पहली दफ़ा आई है। हमारे यहाँ तो ये लफ्ज़ भी बहुत मायूब समझा जाता है, पीरियड्स ब्रा बोलना भी। तो उस गाँव में बंदी के पास आई है कोई, दुबई वही से उसका शौहर लाया, तो उस पर खलबली मची। ये कहानी मैंने अभी लिखी है, मज़े की। कल इंस्टाग्राम पे कोई बेच रहा था कि हमारे पास नए प्रोडक्ट है। वो नहीं होता जिस तरह वो साड़ियाँ पहनते हैं, कमेंट पे पहन कर दिखा। हाउ इज सोशल मीडिया इम्पैक्टिंग थिएटर। इस लिहाज से कि थोड़ी सी व्यूअरशिप शायद कम हुई हो, बहुत माइन्यूट सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये अभी NSD से किसी ने कहा और मैं उसको सेकंड करती हूँ, शायद थिएटर, मैं AI की कोई मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन थिएटर जो है वो AI से बचा रहेगा क्योंकि इट्स टोटल मैनुअल काम। तो लाइव एक्सपीरियंस का कोई रद्दो बदल नहीं। हाँ इफ एनीथिंग रद्दो बदल, नेमुल बदल नहीं है। उर्दू मेरी ठीक हो चुकी है। हाउ हैज स्टडीइंग इंसेक्ट्स चेंज द वे यू व्यू ह्यूमन सोसाइटी एंड बिहेवियर। वाह भाई हमारे यहाँ हर जगह यही होता है ना भाई, साइंस पढ़ना है और आर्ट्स तो फेलियर पढ़ते हैं, ये कहा जाता था। तो वो भी अभी मैं बता चुकी हूँ कि किस वजह से मैं पढ़ती चली गई। कोई ख़ास मज़ा नहीं आया उसमें, बेकार पढ़ाई है। बड़ा मुश्किल सवाल भेज दिया है।
इन मीम साहिबा को ड्रामा खुश नसीबी के तौसर से जाना, जो कि बहुत अच्छा ड्रामा रहा, जैसे अवामुल नास में बहुत सराहा गया। मेरा सवाल ये है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट क्या होता है, एक अदाकार को स्क्रिप्ट समझने में क्या क्या चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब लाजमी पूछिएगा। ये तो वो लग रहा है वो आपकी फरमाइश नहीं आता। वैसे ही लिखा गया। भाई ये तो एक पूरी क्लास बल्कि पूरा कोर्स लगता है कि अच्छा स्क्रिप्ट क्या होता है, लेकिन अच्छे स्क्रिप्ट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, पता नहीं चले आगे क्या हो रहा है, तजस्सुस हो और ग्राफ बने, एक आर्क बने, यही वाली बेसिक बातें। और जो खुश नसीबी मेरा अभी जियो पे मैंने बिल्कुल अवामुन नास के लिए अवामी प्रोजेक्ट लिखा है जो कि बहुत अच्छा गया, उसमें भी मज़े की चीज़ें निकाली, बल्कि थिएटर के कैरेक्टर को ही मैंने थोड़ा सा ठोक पीट के टीवी के मुताबिक बनाया। तो आप लोग खुशनसीबी दोबारा देखें, यही एक मास्टर क्लास है। हाउ डू यू ओवरकम राइटर्स ब्लॉक? मुझे ये कभी नहीं हुआ, ये बकवास है, कभी भी नहीं हुआ। मैं जब चाहे जहाँ चाहे लिख सकती हूँ। मैं एक आध जगह ऐसा होता है कि कोई एक ब्लाइंड मोड़ पे जाके आप बंदे, लेकिन मुझे वहीं मज़ा आता है। मैं ख़ुद अपने किरदार को ले जाकर फंसाती हूँ कि अब तू यहाँ से निकल, तो मैं ख़ुद भी निकल आती हूँ, किरदार भी निकल आता है। तो मैं राइटर्स ब्लॉक को सिर्फ काहिली का दूसरा नाम है। आई थिंक आपका फ़ायदा ये है कि आप ज़िंदगी में चीज़ें एक्सपीरियंस करती रहती हैं, तो वो दिमाग खुलता रहता है। मे बी कि नए मुल्क जाओ, नए कल्चर देखो। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी नई किताब है जाजू भैया, उसमें एक कहानी है चांद को गुल करें तो हम जाने, फैज़ का एक मिसरा है। उसमें एक लड़की ने व्हेन शी वाज इन 9th क्लास, तो उसने चांद का टुकड़ा देखा था, असल चांद का। मून सैंपल्स आए थे स्कूल्स में और म्यूजियम्स वगैरह में। वहाँ खड़े होकर वो एक ख्वाब देखती है कि वो एक दिन चांद पर जाएगी। अब आप सोचिए कितना मुश्किल है प्रैक्टिकली। तो अगर आप वो कहानी अफसाना पढ़ें तो शी हैड लैंडेड ऑन मून। वाह। अमान वहाँ बैठे सोच रहे हैं कि अफसाने मैं लिखता नहीं हूँ। यू हैव कंसिस्टेंटली पब्लिश्ड कंपेलिंग वर्क्स इवन एज रीडरशिप फॉर उर्दू शॉर्ट स्टोरी, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशंस। रज़ीउद्दीन तो आपके बहुत कोई सुपर फैन लग रहे हैं। Has dwindled compared to 60s and 70s in this era dominated by the noise of social media and shifting attention spans. How do you continue to find new ways to stay relevant, attract fresh readers and keep your art of storytelling so vibrant and fresh? तो ये तो कॉम्प्लीमेंट, नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट ही हो जाएं। ये तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट है भाई। तो आधा सवाल पूछा है मैंने इनका। हाँ भूल जाएंगी पूरा। आधे का पहले। तो इसका ये है, इसके दो छोटे से जवाब हैं। एक तो ये है कि शायद ये भी एक फरार होता है जब हम कुछ लिखने बैठ जाते हैं, इतने सारा जो इन्फ्लक्स है उससे बचने के लिए। खैर मैं तो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं घुसती कि कमेंट्स पढ़ूँ या वगैरह वगैरह। बहरहाल तो लिखना मेरे लिए प्रायोरिटी है, और क्योंकि अब तो मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों में घिरी होती हूँ जो लिखते हैं या सोचते हैं या गलतियाँ करते हैं, ड्राफ्ट लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा तो दिन रात का साथ है, तो मैं उससे दूर हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, जो अरहान पामुक का इंटरव्यू मेरे ऊपर नक्श है कि एक सवाल तो ये था ना, आप जैसी किताबें पढ़ना चाहते हैं वैसी लिख लें। दूसरा था कि आप क्यों लिखते हैं, आप क्यों लिखते हो। तो ये मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछती हूँ, तो मुझे बड़े मज़े के जवाब ज़्यादातर तो यही मिलता है, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वगैरह। लेकिन एक ने लिखा था और वही मेरा जवाब है कि मैं अपने आप को टटोलता हूँ लिखाई के ज़रिए। तो यही है कि मेरा जब बहुत हो जाता है हर तरफ से, तो मैं अपने आप से मुलाकात करने के लिए कुछ लिखती हूँ और फिर बहुत मज़े का सफ़र गुजरता है। इसको अंग्रेजी में आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। जी मैं नहीं एक्सप्लोर नहीं कहना चाह रही थी, वही चीज़ है। आर देयर टाइम्स व्हेन यू फील डिस्करेज्ड बाय दीज चैलेंजेस एंड क्वेश्चन योर मोटिवेशन टू कीप ऑन कीपिंग ऑन? इन सच मोमेंट्स वेयर डू यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन फ्रॉम? भैया ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और उस वक्त देखते वक्त जैसे कि हमारे मोहल्ले में कवाली होती थी, उर्स होता था। कवाली के भाई हैं जिन्होंने ये भेजा है। वही हम लोग इतना, मैं कह रही हूँ इतना पढ़ा लिखा रज़ीउद्दीन। ओके। मैंने जब इतना प्रोफाइल फिर मैंने देखी, मिला अच्छा इतनी देर में तुम प्लांटेड सवाल किए जा रहे हैं। नहीं कल जिक्र हो गया था कि वो तो भाई आपके फैन, आप उनके फैन। आपकी बहुत ज़्यादा। आपका सवाल भी मैंने पूछ लिया है।
नहीं, मैं कव्वाली का बता रही थी। तो जब आपको किरदार आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, यकीन करें नहीं पता चलता। तो कव्वाली में इतनी चीज़ें थी। अब मेरी अक्सर कहानियों के बैकग्राउंड में और सुनती भी हूँ, तो इस तरह से ये कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, ज़िंदगी से मिली। वो जो कहते हैं कि भाई इनहेल लाइफ और एक्सहेल थिएटर वाली बात है। What advice would you give to someone trying to build a multidisciplinary creative career like yours? मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारो, अपने फैसले करो, अपने दिल की सुनो। ज़रूरी नहीं कि मेरी ही कॉपी होगी, लेकिन मज़े की ज़िंदगी गुजरेगी। Why does the drama industry ever move beyond the model of writing a script just for the first half of the episodes and then end badly? हाँ, ये बहुत ही अच्छा पूछा है भाई। कौन है, क्या नाम है कोई? शयान अहमद। अच्छा, जैसे कि मैं कह रही थी ना कि कंटेंट डिपार्टमेंट आपको डिक्टेट करता है, सीधी बात है। अब उसके अंदर ये है कि उनके एक्टर्स भी मैटर करते हैं, उनकी रेटिंग है, रैंकिंग है, व्यूअरशिप है, अब तो ब्लू टिक वो फॉलोअर्स हैं वगैरह वगैरह। तो आपको वो कहते हैं कि यहाँ रोकें, कहानी को रोकें, ये बड़ी अच्छी जा रही है, तो वहाँ पे वो खुद ही एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि आपने तो पहले लिखा होता है स्क्रिप्ट ऑन एयर होने से पहले। लेकिन स्क्रिप्ट कोऑर्डिनेटर बैठे इसलिए होते हैं कि वो डायरेक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक उसको बढ़ा दें। तो वो व्यूअर्स मेरी भी एक दोस्त है यूएस में जो तप रही होती है कि ये यहाँ यूँ नहीं होना था, अच्छा खासा जा रही थी कहानी, यहाँ क्यों रुक गई। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को कि अंदर ये कितने मसाइल हैं। तो भाई अगले ने 20-25 करोड़ लगाए होते हैं, तो उन्हें भी तो चाहिए होता है ना। What did another author teach her that made her become a better writer? मतलब मैं किसी ने कुछ सिखाया या किसी की बात जिससे हाँ, ये भी ऐसा कोई कॉन्शियसली नहीं है। बहुत सारे जिसको मैंने अपने इसी के फॉरवर्ड में मैंने काफ़ी लोगों को ट्रिब्यूट दिया है। बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन जो शुरू में तुमने बात की थी इस्मत वाली, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कहा जाता है माशरे में कहा जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उन जैसा नहीं लिख सकती। वो बहुत बड़ी राइटर थी, बहुत बड़ी। तो बहुत सारे लोगों की छाप है मुझ पर, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। नॉवेल और टीवी राइटिंग में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क। हाँ, ये सवाल तो कच्चा है सवाल। फिल्म, टीवी और प्लेस के बीच में ऑडियंस, हाउ डज राइटिंग चेंज व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस रिएक्शन बिटवीन प्लेस? नहीं, हम कुछ नहीं बदल सकते। जो एक दफ़ा तय हो गया, रिहर्स हो गया, वही परफॉर्म होता है। ऑडियंस का कुछ भी रिएक्शन आए। या आई एग्री। ऑडियंस का क्या ताल्लुक? How can practitioners sustain themselves doing theatre? नौकरियां करें और थिएटर। हाँ भाई, उससे तो गुजारा नहीं होगा। जैसे अभी इन्होंने तंज किया है कि मैं तो पता नहीं क्या गोल्ड स्पून लेके अफ्रीका से आई थी, सोने की बोरियां लाई थी जो मैंने लाके गुलशन इकबाल में, हीरों की और एक एक हीरा बेच के मैं चलाती रही हूँ। तो ऐसा हर एक के साथ तो नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा काम भी करें और थिएटर भी करें। आपको नहीं कभी हुआ कि कोई माइन लेकर मैं भी यहाँ हीरो का कारोबार शुरू कर ना? बिल्कुल मैं भी थोड़ा, सभी जब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो थोड़ा मैं भी करके पैसे कमा लूँ ना। हम तो हीरो के मुल्क को लात मार के निकले हैं भैया, घूमने जाते हैं बस। प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। थैंक यू, आज आपने हमें वक्त दिया, बड़ा अच्छा लगा। चाय के साथ अच्छी गुफ्तगू हुई, मैं भी इंस्पायर हो गया हूँ। तो हो सकता है कि प्लीज़, जिसने इतना थिएटर पढ़ा हो, इतना करीब जाके तो रुकना नहीं बनता। तुम कमेटी डाल लो। यू नो, बड़े दुनिया भर में ना जो पैसे जमा हो जाएंगे। दुनिया भर में जो बहुत अमीर लोग हैं ना, वो पेट्रन्स बन जाते हैं आर्ट के। तो वो आर्ट वो सस्टेन करते हैं कि हाँ। लिंकन सेंटर अगर है तो एक बंदा था जिसने वो पूरा बना दिया। इसी तरह सारे जो थिएटर ब्रॉडवे पे हैं, हमारे वो वो एक भी इंसान की मलकियत थी। यहाँ पर अगर कुछ इस तरह हो कि यार तू कर, हाँ, हम तुझे पैसे देंगे, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, फिर तो वो हो नहीं सकता। अब इसकी भी मजबूरी है, जो ये पॉडकास्ट है, कि 10 लोगों की सैलरियाँ जुड़ी हुई हैं। आप वो क्या करें, आप करते हैं, कुछ करते हैं। आप लोगों को एक अलग चीज़ें नजर आएंगी अगले साल में, वाकई। इंशाल्लाह। मैं सोचता तो मैं हर साल हूँ, पर आज मोटिवेट हुए हो। आज हो गया हूँ थोड़ा बहुत। चलें, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कुछ, मतलब मैंने
इतना खुला शायद ही कहीं बोला हो, ऐसे लगी नहीं, ऐसे लग रहा है ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। तो थैंक यू सो मच। टेंशन ले रही थी, मैंने आपको कल यही बोला कि हाँ। आराम से बातें करेंगे, कोई इशू ही नहीं होगा। नहीं, बहुत बहुत आज मजा आप आए, आया। बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। जाएं, पढ़ें, एंजॉय करें और खुश रहें। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।